Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to lecture number 24 of your GS Economy lecture series. Now अभी तक जितने हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें हमने कवर करा है इंडस्ट्री और सर्विसेज तक. नाउ जनरली मैं इंडस्ट्री और सर्विसेज के बाद स्टार्ट करता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जो बहुत बड़ा टॉपिक है और उसे अच्छे से कवर करना होता बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज फंडामेंटल फॉर योर कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से ही मैं जनरली स्टार्ट करता हूं. बट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को समझने के लिए ना या उस टॉपिक में बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जिनको समझने के लिए आपको फाइनेंशियल मार्केट समझना पड़ेगा. इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्टार्ट करने से पहले आई विल फर्स्ट कवर द टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. ऑलराइट, नाउ फाइनेंशियल मार्केट्स होती क्या हैं ये दिमाग में आ रहा होगा. वेल आपने ये टर्म सुना होगा ना, गोल्ड मार्केट, टिम्बर मार्केट, कंप्यूटर मार्केट. ये सारी चीजें आती रहती है कि वहां पे कंप्यूटर मार्केट है, वहां से कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी सामान मिल जाएगा. राइट, तो वैसे ही अगर टिम्बर मार्केट हो सकती है, गोल्ड मार्केट हो सकती है, कंप्यूटर मार्केट हो सकती है, फ्रिज मार्केट हो सकती है, ये सारी मार्केट्स हो सकती हैं, तो फिर फाइनेंशियल मार्केट क्या होगी? वेल, गोल्ड मार्केट वो मार्केट होती है जब गोल्ड को लेके ट्रांजैक्शंस होती हैं, गोल्ड से गोल्ड का लेन देन होता है. टिम्बर मार्केट वो होती है जहां लकड़ी का, टिम्बर का लेन देन होता है. वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट होगी जहां फाइनेंस का लेन देन होता है. नाउ फाइनेंशियल मार्केट के काफी बड़े प्लेयर्स होते हैं बैंक्स, बिकॉज बैंक्स पैसे की लेन देन में इन्वॉल्व होते हैं. तो आपके जो बैंक्स होते हैं वो फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट होते हैं. राइट, बट बैंक्स के अलावा भी एक और ऐसा चंक है जो फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट होता है. बैंक्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो पैसे की लेन देन में इन्वॉल्व है. इनमें से एक तो हम कर चुके हैं, एनबीएफसीज. जब हमने बैंकिंग सेक्टर करा था तब हमने एनबीएफसी सेक्टर भी करा था. तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी वो होती हैं जो पैसे के लेन देन में इन्वॉल्व होती हैं. राइट, नाउ बैंकिंग सेक्टर तो हम अच्छे से कर चुके हैं. अब हम देखते हैं, अच्छे से करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर के अलावा फाइनेंशियल मार्केट में और क्या क्या होता है. राइट, हमें उसको अच्छे से समझने के लिए ये फाइनेंशियल मार्केट के टॉपिक को करना पड़ेगा, है ना. और फाइनेंशियल मार्केट के टॉपिक को करना इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, उसके लिए फाइनेंस, पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है. कोई भी आपको इकोनॉमी रिलेटेड काम करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, बिजनेस एक्टिविटी करनी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए. नाउ फाइनेंस बैंक से भी अवेलेबल होता है और बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनी से भी अवेलेबल होता है. तो बैंक्स और ये सारी फाइनेंशियल कंपनीज मिला के बनाती हैं फाइनेंशियल मार्केट, जहां पैसे का लेन देन होता है. क्लियर? तो फाइनेंशियल मार्केट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले देख लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करेंगे फाइनेंशियल मार्केट में. व्हाट विल वी कवर? सबसे पहले व्हाट आर फाइनेंशियल मार्केट्स, ये देखेंगे. ठीक है, फिर फाइनेंशियल मार्केट्स को ही आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो. एक होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट. तो इन दोनों को देखेंगे. फिर फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं. ठीक है, और अपना ये क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. ये सारी टर्म्स न्यूज में आती रहती हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है. तो ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी और साइड बाय साइड न्यूज़पेपर को समझने के लिए भी, बिजनेस एक्टिविटी का जो रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में, उनको समझने के लिए ये टर्म्स इंपॉर्टेंट होंगी. ऑलराइट, ये करने के बाद फिर हम आ जाएंगे स्टॉक एक्सचेंजेस एंड स्टॉक इंडिसेस पे. आपने सुने होंगे ना ये टर्म कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे अच्छा परफॉर्म करा है. फिर आप ये सुनते हो कि सेंसेक्स ऊपर चढ़ गया या नीचे गिर गया, निफ्टी ऊपर चढ़ गया या नीचे गिर गया. तो ये सारे टर्म्स वगैरह जो है ना, ये हम करेंगे इसमें स्टॉक एक्सचेंजेस एंड स्टॉक इंडिसेस में. और एंड में हम करेंगे वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज. देखो, हर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि हर एक मार्केट विद इन अ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर काम करें, तो उसके लिए आपको रेगुलेटरी बॉडीज चाहिए. बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है. वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी
रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, जैसे इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन मार्केट को रेगुलेट करने के लिए PFRDA, है ना। तो वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बहुत सारे रेगुलेटर्स होते हैं, तो उनको भी हम देख लेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। Alright, so without further ado, let's begin with what are financial markets? Financial markets होती क्या हैं? Okay, financial markets. Financial markets refers to a marketplace, याद रखना, where creation and trading of financial assets such as shares, debentures, bonds, derivatives, currencies, etc. take place. Now, आपको पता है हमने एसेट्स के बारे में बात करी है। हर हाउसहोल्ड के पास, हर बिजनेस के पास, हर गवर्नमेंट के पास कुछ एसेट्स होते हैं। नाउ एसेट्स ना दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं आपके फिजिकल एसेट्स, जिन्हें हम टेंजिबल एसेट्स भी कह देते हैं, और एक होते हैं आपके फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, फिजिकल एसेट्स। नाउ एसेट्स क्या चीज होती है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स वो चीजें होती हैं जिनमें आप अपनी वेल्थ स्टोर करते हो, सेव करते हो, राइट वही एसेट्स होते हैं। आपके पास सरप्लस कैश पड़ा हुआ है, पर आप उसे किसी फॉर्म में स्टोर करना चाहते हो, तो आप गोल्ड में स्टोर कर सकते हो अपनी वेल्थ को, राइट आप प्रॉपर्टी में स्टोर कर सकते हो अपनी वेल्थ को, मेक सेंस, सेव कर सकते हो अपनी वेल्थ को। तो हर इंसान वेल्थ को सेव सिर्फ कैश में नहीं करता, डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में करता है। नाउ आपकी वेल्थ अगर गोल्ड में स्टोर्ड है, प्रॉपर्टी में स्टोर्ड है, या और एसेट्स में स्टोर्ड है, तो हम कहेंगे आपने अपनी वेल्थ फिजिकल एसेट्स में स्टोर करी हुई है, फिजिकल एसेट्स। बट कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वेल्थ को स्टोर करते हैं शेयर्स खरीद के, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, रिलायंस के शेयर खरीद लिए, HDFC के नए शेयर आए हैं वो खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लेंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद लेंगे, हम देखेंगे अभी गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, है ना। डिबेंचर्स खरीद लेंगे, अगेन वो भी हम देखेंगे क्या होगा, क्लियर। तो शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और बहुत सारे जो यहां पे लिखे हुए हैं ना, जिनको हम देखेंगे, डेरिवेटिव्स वगैरह, इनमें जब आप वेल्थ स्टोर करते हो तो आप फाइनेंशियल एसेट्स में अपनी वेल्थ स्टोर कर रहे हो, क्लियर। नाउ फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, जहां ट्रांजैक्शन होती है इनकी। अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं और आप किसी को शेयर बेचने जाते हो, तो आप स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स बेचोगे, तो स्टॉक एक्सचेंज वुड बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट प्लेस होता है जहां फाइनेंशियल एसेट्स की ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन होता है। जैसे टिम्बर मार्केट हो गई, जहां टिम्बर का लेन देन होता है ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ टिम्बर। सिमिलरली अगर आप बात करें टीवी मार्केट या इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का वो होता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है। वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट्स होती हैं जहां पे शेयर्स, बॉन्ड्स या फाइनेंशियल एसेट्स का लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होती है, क्लियर। तो ये होता है आपका फाइनेंशियल मार्केट। नाउ फाइनेंशियल मार्केट इंपॉर्टेंट क्यों है, अगेन जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, फाइनेंशियल मार्केट के लिए, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी को मच नीडेड फाइनेंस मिलता है। कोई भी अगर कंपनी है उसे पैसा चाहिए एक्सपैंड करने के लिए, तो वो अपने शेयर्स मार्केट में उतार देती है, लोग उसके शेयर्स खरीदते हैं, कंपनी में ओनरशिप ले लेते हैं, पर बदले में पैसा देते हैं, उस पैसे को यूज करके कंपनी एक्सपैंड करती है। सिमिलरली गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, अपने बॉन्ड बेचती है और पैसा लेती है, राइट। वैसे ही कॉर्पोरेट्स भी बॉन्ड इशू करते हैं, क्लियर। तो ये बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह वगैरह, डेरिवेटिव्स, इनके थ्रू पैसे की लेन देन होती है। तो जहां फाइनेंशियल एसेट्स की लेन देन होगी वही फाइनेंशियल मार्केट्स होंगी, क्लियर। और इसी में लोन भी आ जाता है, लोन का जहां लेन देन होगा, लोन जहां दिया जाएगा, बेचा जाएगा, FD वगैरह, ये भी फाइनेंशियल मार्केट है, इसलिए बैंक्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, मेक सेंस, ठीक है। चलो, सो फाइनेंशियल मार्केट्स रेफर्स टू अ मार्केट प्लेस वेयर क्रिएशन एंड ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, करेंसी भी जहां ट्रेड होती है उसे भी फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। अब आप कहोगे करेंसी कहां लेन देन होता है करेंसी का? वेल, आप मार्केट में जाते हो और रुपीस देके डॉलर खरीद लेते हो, तो वो करेंसी की मार्केट होगी। और डॉलर और रुपी दोनों फाइनेंशियल एसेट्स हैं। आप अगर डॉलर में अपनी वेल्थ स्टोर कर लेते हो तो भी आप फाइनेंशियल एसेट ही है वो, राइट। तो करेंसी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये भी फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है, क्लियर, एक्सेट्रा टेक प्लेस, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एलोकेटिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द कंट्रीज इकोनॉमी।
इकोनॉमी स्टार्ट ही वहां होती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं पर डिमांड्स अनलिमिटेड हैं। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इधर लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है, पैसा, लिमिटेड पैसा है पर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों में ताकि वो अपनी रिस्पेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकें। नाउ ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है फाइनेंशियल मार्केट्स में। Clear? So it plays a crucial role in allocating limited resources in the country's economy. It acts as an intermediary between savers and investors by mobilizing funds between them. याद है ना आपको फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या था? यहां आपके सेवर्स हैं जिन्होंने पैसा सेव करा हुआ है, वो पर कहीं सेव करना चाहते हैं तो वो बैंक्स में पैसा सेव कर लेते हैं। बैंक्स जो उस पैसा होता है उसे आगे लोन आउट कर देता है, वो दे देता है इन्वेस्टर्स को जो आगे इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं, राइट? यही था ना फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। तो सेवर्स अपनी वेल्थ बैंक में डाल देते हैं, उन्हें कुछ इंटरेस्ट मिलता है और बैंक्स आगे उसे लोन आउट कर देते हैं इन्वेस्टर्स को जो उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो इट इज थ्रू बैंक्स दैट योर सेविंग्स आर चैनलाइज्ड इनटू इन्वेस्टमेंट। विदाउट बैंक्स आपकी जो सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज नहीं होंगी। बट थिंग इज कि सिर्फ बैंक्स ये काम नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट में और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, एनबीएफसीज हैं और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके थ्रू लोगों की सेविंग्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये सारे जो लोग हैं इन्हें हम फाइनेंशियल मार्केट कह देते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट में ही सेविंग्स आर चैनलाइज्ड इनटू इन्वेस्टमेंट। क्लियर? मेक सेंस? तो इसीलिए क्रूशियल है, आपकी इकोनॉमी को अगर बढ़ना है तो उसे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, पर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए और वो पैसा कहां से आएगा? फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू आएगा। ये तो हम कर ही चुके हैं ना जब हमने फिस्कल पॉलिसी करा था कि अगर कंट्री को ग्रो करना है तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, राइट? पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। नाउ इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा? फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू। फाइनेंशियल मार्केट्स सरप्लस लोगों की सेविंग्स उठा के इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस सेक्टर इज वेरी क्रूशियल। क्लियर? चलो, नाउ फाइनेंशियल मार्केट्स जो होती है ना उन्हें आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। ये देख लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स can be divided into two parts, money market and आपकी capital market. Now money market और capital market में फर्क थोड़ा सा ही है, टाइम पीरियड का है एक्चुअली। मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पे आपको फाइनेंस मिलेगा, फंड्स मिलेंगे, पर वो शॉर्ट टर्म के लिए मिलेंगे। शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए ना आपको, 2 महीने 3 महीने, कई बार आपके पैसे की रिक्वायरमेंट थोड़े टाइम की होती है, तो जहां आपको शॉर्ट टर्म फंड्स मिलेंगे ना आपको मनी मार्केट से मिलेंगे। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है, अगर आपको पैसा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आपको कैपिटल मार्केट का रुख करना पड़ता है। ठीक है, नाउ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिफरेंस क्या है? मतलब किस चीज को मैं शॉर्ट टर्म कहूंगा, किस चीज को मैं लॉन्ग टर्म कहूंगा? अगर आपको पैसा चाहिए, फाइनेंस की आपकी नीड्स हैं फॉर लेस देन 1 ईयर, तो उसे मैं शॉर्ट टर्म कहूंगा, और अगर आपकी फाइनेंस की नीड्स हैं मोर देन 1 ईयर तो उसे मैं लॉन्ग टर्म कहूंगा। तो जब आपको 1 साल से कम पीरियड के लिए फाइनेंस चाहिए तो आप मनी मार्केट का रुख करते हो, और जब आपको 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए फाइनेंस चाहिए तो आप कैपिटल मार्केट का रुख करते हो। ठीक है, तो सिर्फ टाइम पीरियड का फर्क है। मनी मार्केट इज देयर टू केटर टू शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स, कैपिटल मार्केट इज देयर टू केटर टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स। क्लियर? मेक सेंस? तो यही फर्क है। नाउ सबसे पहले हम मनी मार्केट को देखेंगे, पर पहले यहां देख लेते हैं। मनी मार्केट, इट केटर्स टू शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स लेस देन 1 ईयर। कैपिटल मार्केट, इट केटर्स टू लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स मोर देन 1 ईयर। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट का फायदा क्या है, फंक्शंस क्या हैं इसके? अभी थोड़ी देर पहले तो हमने बात अच्छे से कर ली कि फाइनेंशियल मार्केट क्रूशियल है, पर एक एक करके ये भी देख लेते हैं कि किस वजह से क्रूशियल है, क्या क्या फंक्शंस है फाइनेंशियल मार्केट के। ठीक है, तो एक तो हम डिस्कस कर चुके हैं, सेविंग्स मोबिलाइजेशन। जितनी भी लोगों की सेविंग्स हैं वो लोगों के घर ना पड़ी रहे, फॉर्मल इकोनॉमी में आए। ठीक है ना, सारी इंडिया की सेविंग्स उठ के एक जगह पे आए,
सेविंग्स मोबिलाइज की जा सके इन्वेस्टमेंट में, उसके लिए फाइनेंशियल मार्केट है। फिर फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडिएशन का काम करता है, ये तो हम देख चुके हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, पैसे की इंटरमीडिएशन, है ना, जैसे बैंक्स करते हैं। देन फाइनेंशियल मार्केट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कैसे? यही सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती हैं और यही इन्वेस्टमेंट्स जो हैं ये कैपिटल क्रिएशन पे ही लगती हैं, कैपिटल गुड्स बनने पे ही लगती हैं। अगर मान लो कोई एक कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जीएमआर, उसको रोड्स और एयरपोर्ट्स वगैरह बनाने हैं, तो उसको फाइनेंस चाहिए, तो वो क्या करेगा? फाइनेंस के लिए जाएगा बैंक के पास या किसी और एनबीएफसी के पास, राइट? विजय माल्या को किंगफिशर एयरलाइंस बनानी थी, उसके लिए उन्होंने एसबीआई से लोन लिया था, फाइनेंस लिया था, राइट? और उस फाइनेंस को लेके कैपिटल क्रिएट करा ना, जहाज खरीदे, सारे मतलब जो भी उनको कैपिटल एसेट्स वगैरह थे वो सारे बनाए। किंगफिशर एक कंपनी बनाई, उसके कैपिटल क्रिएट करा, इन्वेस्टमेंट करी, राइट? तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए फाइनेंस इंपॉर्टेंट है और फाइनेंस मिलेगा फाइनेंशियल मार्केट से, दैट इज व्हाई कैपिटल क्रिएशन बढ़ती है। और एंड में लिक्विडिटी, कंट्री में लिक्विडिटी हो, लिक्विडिटी मतलब फ्लो ऑफ पैसा हो, अगेन फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है ना, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है फॉर वेरियस ट्रांजैक्शंस, लिक्विडिटी चाहिए, पैसा चाहिए, तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो फोर मेजर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स आर सेविंग्स मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, कैपिटल क्रिएशन एंड मच नीडेड लिक्विडिटी टू फंड और फाइनेंस और पंप और फ्यूल योर इकोनॉमी। क्लियर? मेक सेंस? तो ये हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मनी मार्केट के बारे में कि मनी मार्केट है क्या चीज। ठीक है, नाउ मनी मार्केट को भी ना वैसे आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, वैसे तो किसी भी मार्केट को कर सकते हो, बैंक्स को भी हम दो पार्ट्स में, बैंकिंग फंक्शंस को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे, वैसे ही मनी मार्केट को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो। एक तो होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ना आपको पता है मनी मार्केट ना सदियों से एग्जिस्ट करता है। मनी मार्केट कई 500, 600, 1000 सालों से हमारे कंट्री में मनी मार्केट है। कैसे? अगर किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो ये छोटे छोटे मनी लेंडर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, बहुत सारे बैंकिंग कास्ट्स एग्जिस्ट करती थी हिस्ट्री में, राइट? वो बिजनेसेस को फाइनेंस की नीड्स उनकी प्रोवाइड करती थी, राइट? तो वो चीजें ना कुछ मनी लेंडर्स और ऐसे ही लोग जो फाइनेंस करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, पर उनकी एक प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, वो लोग आज भी हैं और वो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। क्लियर? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है? इट इज एन ओल्ड एंड एंशिएंट मार्केट मेनली मेड अप ऑफ इंडिजिनस बैंकर्स, सदियों से जो बैंकर्स चलते आ रहे हैं, एंड मनी लेंडर्स। ठीक है? और ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जिसको हम अभी डिटेल में करेंगे। मैंने बस आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हिंट दिया, इसको हम स्टडी नहीं करेंगे, स्टडी इसी को करेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ऑर्गेनाइज सेक्टर, दैट पार्ट ऑफ मनी मार्केट विच कम्स अंडर द रेगुलेटरी एम्बिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आरबीआई, सेबी वगैरह। ये फॉर्मल सेक्टर मनी मार्केट है, ये रजिस्टर्ड कंपनीज बनाते हैं और क्योंकि ये रजिस्टर्ड है तो इन्हें रेगुलेट करने के लिए भी बॉडीज चाहिए कि ये पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस में काम करें। तो ये वो मार्केट का सेगमेंट है मनी मार्केट का जो रेगुलेटरी बॉडीज के एम्बिट में आता है, उनके अंडर आता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, तभी ये फॉर्मल सेक्टर है और ये रजिस्टर्ड है। ये अनरजिस्टर्ड है, ये अपने हिसाब से चलते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका अनऑर्गेनाइज्ड। अब मनी मार्केट को थोड़ा डिटेल में करते हैं और ये जानते हैं कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, मनी मार्केट किन किन चीजों में डील करता है, राइट? तो उसके लिए हम करेंगे ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के क्या क्या पार्ट्स हैं या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू फाइनेंस का लेन देन किया जाता है फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है? तो मनी मार्केट में एक सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं कॉल मनी मार्केट, ये हमने करा हुआ है वैसे, पर फिर भी हम दोबारा देख लेंगे। देन ट्रेजरी बिल सेगमेंट है जहां पे ट्रेजरी बिल्स का लेन देन होता है। ट्रेजरी बिल्स होते क्या है हम अभी देखेंगे। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का जहां लेन देन होता है, मनी मार्केट का पार्ट है वो। ठीक है? वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट है। फिर कमर्शियल पेपर की मार्केट है। फिर रेपो ऑक्शंस हैं। रिमेंबर रेपो रेट पे बैंक जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलैटरल लेके रेपो रेट पे आपको लोन देता है, राइट? तो उन्हें हम रेपो ऑक्शंस कहते हैं। लॉन्ग टर्म रेपो ऑक्शंस भी हमने करा हुआ है करंट अफेयर्स में, है ना? एलटीआरओ, लॉन्ग टर्म रेपो ऑक्शंस।
तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑक्शंस तो चलो आपके मनी मार्केट का पार्ट नहीं होंगी, वो कैपिटल का हो जाएंगी। बट जनरली जो रेपो ऑक्शंस होती हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। हमने करा है ना ओवरनाइट लेंडिंग के लिए बैंकिंग सेक्टर में, याद करो आरबीआई में, राइट? तो रेपो ऑक्शंस आपके मनी मार्केट का पार्ट है क्योंकि शॉर्ट टर्म है, कमर्शियल पेपर मनी मार्केट का पार्ट है क्योंकि शॉर्ट टर्म है। क्लियर? प्लस एक और चीज है, एक और इंस्ट्रूमेंट है या एक और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी मार्केट में डील करती है, जिसे हम कहते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। उनको हम अभी देखेंगे। ये सारी चीजों को एक एक करके देखते हैं कि ये जो मनी मार्केट के सेगमेंट्स हैं ये क्या है। क्लियर? चलो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉल मनी मार्केट के बारे में। ना कॉल मनी मार्केट क्या होती है? याद है मैंने आपको जब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ कराया था तो मैंने बताया था कि रेपो रेट और एमएसएफ रेट आरबीआई बस डिक्लेयर करता है। वो किस लिए डिक्लेयर करता है? ताकि इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस जो है ना वो एक पर्टिकुलर विंडो में रहे। जैसे मैंने बताया था, इफ रिवर्स रेपो रेट इज 5% एंड रेपो रेट इज 6%, तो आईसीआईसीआई बैंक और इंडियन बैंक या पंजाब नेशनल बैंक के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी वो इसी रेट के बीच में होगी, राइट? ये हमने करा था। नाउ वैसे तो अगर आरबीआई से आपने पैसे लेने हैं तो आप रेपो ऑक्शंस में जाते हो, पर अगर बैंक्स ने बहुत थोड़ी देर के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए बैंक्स को, और शॉर्ट टर्म क्या ओवरनाइट लेंडिंग करनी है, ओवरनाइट बोरोइंग करनी है और बहुत थोड़ी देर के लिए पैसा चाहिए, पर बैंक्स चाहते हैं आरबीआई के पास नहीं जाना चाहते, बैंक्स दूसरे बैंक से ही लेना चाहते हैं, तो वो कॉल मनी मार्केट में जाते हैं। कॉल मनी मार्केट इज अ मार्केट दैट डील्स विद इंटर बैंक लेंडिंग एंड बोरोइंग। एक बैंक ने दूसरे बैंक को लोन दिया, पैसा दिया, क्लियर? उसे कॉल मनी मार्केट कहते हैं। एंड द रीजन व्हाई इज इट कॉल्ड कॉल मनी, बिकॉज मनी इज अवेलेबल एट शॉर्ट कॉल, थोड़े टाइम के लिए चाहिए और जल्दी मिल जाता है, राइट? याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो एमएसएफ रेट है और रेपो रेट है उसी के बीच में रहेगा आपका वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट। रिमेंबर बात करी थी WACR, वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट। कॉल मनी रेट मतलब बैंक्स का आपस में जो ट्रांजैक्शन चल रही है उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, राइट? तो कॉल मनी मार्केट है वो, इसीलिए कॉल मनी इंटरेस्ट रेट या कॉल मनी रेट कहते हैं। ठीक है, तो कॉल मनी रेट देख लेते हैं। These are sub-markets of Indian money market that deals with short-term fund requirements of various financial institutions, including banks. सिर्फ banks इससे lending borrowing नहीं कर सकते, कुछ registered financial institutions, कुछ NBFCs भी call money market का part बन सकती हैं। ठीक है? Call money loans feature a fixed interest rate termed as call rate, which being closely related to changes of demand and supply is quite volatile. Demand and supply पे वेरी करता है कि ये रेट क्या होगा, है ना? वैसे तो आरबीआई सेट कर देता है कि रेपो और रिवर्स रेपो और एमएसएफ के बीच में रहेगा कॉल मनी रेट, बट इसके बीच में क्या वैल्यू होगी ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। कोई भी चीज का प्राइस डिमांड सप्लाई पे वेरी करता है, तो लोन का प्राइस भी डिमांड एंड सप्लाई पे वेरी करेगा। और लोन का प्राइस क्या होता है? लोन का प्राइस होता है उसका इंटरेस्ट रेट, ये याद रखना। किसी भी चीज का प्राइस तो आपको पता है क्या होता है, पर एक लोन का प्राइस क्या है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। ठीक है? नाउ इंटरेस्ट रेट क्या होगा इंटर बैंक लेंडिंग और बोरोइंग में, वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। ये चीज हमने करी हुई है। जैसे कि मान लो बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जिनके पास सरप्लस पैसा है, सिर्फ कुछ ही बैंक्स हैं जिनके पास डेफिसिट पैसा है, जिनको पैसे की जरूरत है। नाउ ज्यादातर बैंक्स पैसा लेंड करना चाहते हैं, बहुत कम बैंक्स पैसा बोरो करना चाहते हैं। तो डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर लोन्स बहुत कम है और सप्लाई ऑफ लोन्स बहुत ज्यादा है। बहुत सारे बैंक्स हैं जो पैसा देना चाह रहे हैं, सिर्फ मुट्ठी भर बैंक्स हैं जो पैसा लेना चाह रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा? सप्लाई ऑफ लोन ज्यादा है, डिमांड फॉर लोन कम है। जब किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो उसका प्राइस कम हो जाता है। वैसे ही लोन्स की सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा, राइट? उल्टा कर लेते हैं सिचुएशन। जब बहुत ज्यादा बैंक्स के पास पैसा ही नहीं है, सिर्फ कुछ ही बैंक्स हैं जिनके पास पैसा है, तो डिमांड फॉर लोन्स बढ़ जाएगा, सप्लाई फॉर लोन्स कम हो जाएगा। जब किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम होती है, तो उसका प्राइस बढ़ता है। लोन्स की डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। मेक सेंस, है ना? तो यही बात है। अब इस चीज को ऐसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज आपको इकोनॉमिक सर्वे और न्यूज़पेपर में भी मिलेगी। जब पूरी इकोनॉमी में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है,
जब पूरी इकोनॉमी में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादातर बैंक्स के पास बहुत सरप्लस पैसा है जो वो देना चाहते हैं, है ना, और कुछ ही बैंक्स हैं जिनको पैसा चाहिए। जब पूरी इकोनॉमी में लिक्विडिटी कंडीशन ज्यादा होंगी ना, तो सप्लाई ऑफ लोन ज्यादा है, डिमांड कम है, उस मौके पे इंटरेस्ट रेट नीचे को होगा, राइट? उस मौके पे कॉल मनी रेट नीचे को होगा। और उल्टा कर लेते हैं, अगर लिक्विडिटी कम है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। तभी कहते हैं कि जब भी लिक्विडिटी कंडीशंस मार्केट में बहुत ज्यादा हैं, तो आपका जो कॉल मनी रेट है ना, वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट, जो इन दोनों के बीच में रहता है, ठीक है, तब आपका वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट, जब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है तब इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। तो जब आपका लिक्विडिटी कंडीशंस अच्छी हैं तो वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट वुड बी क्लोजर टू रिवर्स रेपो, लोअर साइड पे होगा। और जब मार्केट में लिक्विडिटी कंडीशंस बहुत ही ज्यादा खराब हैं, है ही नहीं लिक्विडिटी, तब डिमांड फॉर फंड्स ज्यादा है, सप्लाई ऑफ फंड्स कम है, उस मौके पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, राइट? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो तब वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट वुड बी क्लोजर टू एमएसएफ रेट, है ना? तो पता है, आरबीआई या इकोनॉमिस्ट को अगर जज करना है कि लिक्विडिटी कंडीशंस मार्केट में कैसी चल रही हैं, तो वो वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट की तरफ देखते हैं। अगर वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट हायर साइड पे है, तो वो कहते हैं मार्केट में लिक्विडिटी कंडीशंस खराब है, आरबीआई नीड्स टू पंप इन मोर मनी, लिक्विडिटी पंप करनी है। और जब वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट इज लोअर साइड पे है, तो वो कहते हैं लिक्विडिटी कंडीशंस बहुत अच्छी है, इससे इन्फ्लेशन हो सकती है, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे या लिक्विडिटी सक आउट करना शुरू कर दे, क्योंकि काफी लिक्विडिटी है, सरप्लस है, राइट? तो वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट या कॉल मनी मार्केट से आप लिक्विडिटी कंडीशंस को भी जज कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर? चलो आगे देखते हैं। ड्यू टू हाई लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी, वॉलेटाइल है ना, क्योंकि डिमांड सप्लाई चेंज होती रहती है जल्दी जल्दी। अब डिमांड सप्लाई जल्दी जल्दी चेंज होती रहेगी तो इंटरेस्ट रेट जल्दी जल्दी चेंज होते रहेंगे। तभी कहते हैं कॉल मनी मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो वॉलेटाइल रहते हैं। ठीक है, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी, कॉल मनी मार्केट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सेंसिटिव सेक्शन ऑफ इंडियाज मनी मार्केट। सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुई, ये फटाफट शिफ्ट करना शुरू कर देगा, राइट? तो इसीलिए सेंसिटिव सेक्शन है। ठीक है जी, चलो। कॉल मनी रेफर्स टू बोरोइंग लेंडिंग ऑफ फंड्स फॉर वन डे। नोटिस मनी जनरली कॉल मनी का ही पार्ट है। नोटिस मनी, वैसे ये सारे कॉल मनी के पार्ट ही हैं। कॉल मनी, टर्म मनी, नोटिस मनी, पर सब पार्ट है। ठीक है, तो नोटिस मनी हम जनरली वर्ड यूज करते हैं अगर 2 से 14 दिन के लिए पैसा लेना है, और टर्म मनी हम यूज करते हैं अगर मोर देन 14 डेज यूज करना है। पर अगेन, अगर कहीं पे लिखा है कि कॉल मनी मार्केट भी 6 दिन के लिए पैसा अगर आप ले रहे हो तो कॉल मनी का पार्ट है, बिल्कुल है। ये जो नोटिस मनी है, टर्म मनी है, ये कॉल मनी के ही सेगमेंट्स हैं। ठीक है, मेक सेंस? वैसे इसे भी आप कॉल मनी, कॉल नोटिस मनी कह सकते हो, कॉल टर्म मनी कह सकते हो। ठीक है, वैसे सारा 14 दिन या उसके आसपास, मतलब बहुत 1 महीने से कम पीरियड के लिए अगर पैसे का लेन देन हो रहा है तो वो कॉल मनी मार्केट है। अगेन, बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कॉल मनी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, नहीं, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका कॉल मनी। आगे बढ़ते हैं। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? What are treasury bills? Well, हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिस्कस करा हुआ है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स डिस्कस करे हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स है ना, जो शॉर्ट टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी, उन्हें हम ट्रेजरी बिल्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल्स क्या है? दीज आर शॉर्ट टर्म बिल्स या सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए अगर गवर्नमेंट को पैसा बोरो करना है तो वो छोटे सिक्योरिटीज इशू कर देंगे। जैसे कि ट्रेजरी बिल्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। 91 डे ट्रेजरी बिल होता है, 182 डे ट्रेजरी बिल होता है, 364 डे ट्रेजरी बिल होता है। अब एक साल में 365 डेज होते हैं, तो ये सारे के सारे 1 साल से कम पीरियड की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। तो ये ट्रेजरी बिल्स हैं आपके। अब ट्रेजरी बिल्स भी बेचे खरीदे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये मनी मार्केट का पार्ट है। Treasury bills are of various types, 91 day, 182 day, 364 day. These are highly liquid and highly safe form of securities. ठीक है, Treasury bills are issued at a discount rate. अब ध्यान से सुनना, ये चीज क्या है। 2 पॉइंट्स हैं। एक, हमने बात करी थी जब हम SLR की बात कर रहे थे तब हम कह रहे थे SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो।
SLR होगा बैंक का वो पोर्शन जो बैंक ने इन्वेस्ट करा है इन सेफ एंड लिक्विड एसेट्स। ठीक है, अब सेफ एंड लिक्विड एसेट हो सकता है आपका एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नाउ व्हाई इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंसिडर्ड सेफ? ये सेफ एसेट क्यों कंसिडर करा जाता है? बिकॉज गवर्नमेंट नेवर डिफॉल्ट्स। आपने अगर गवर्नमेंट को पैसा लेंड करा है तो गवर्नमेंट पक्का आपको पे बैक करेगी। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म भी हो जाए तो भी वो प्रिंट करके आपका पैसा पे बैक कर देगी, चाहे उसके लिए उसे और डेट क्यों ना लेना पड़े, राइट? सो गवर्नमेंट जनरली नेवर डिफॉल्ट्स, इसीलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जब आप पैसा डालते हो तो उसे सेफ कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और लिक्विड भी हमने देखा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लिक्विड क्यों कंसिडर किया जाता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लिक्विड इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट से, मान लो आपने 91 डे ट्रेजरी बिल खरीदा हुआ है, ठीक है, आपको 91 डेज बाद गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, बट 30 डेज बाद ही आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, तो उस ट्रेजरी बिल को, उस पीस ऑफ पेपर को आप किसी थर्ड पर्सन को बेच सकते हो और बोल दोगे कि ये गवर्नमेंट को दिखा दियो, 91th डे पे गवर्नमेंट तेरे को पैसा दे देगी, पर अभी मुझे पैसा दे दे। तो आप अपने ट्रेजरी बिल को फटाफट किसी को बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? तो इसलिए ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेफ भी हैं और लिक्विड भी हैं। मेक सेंस? तो इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रेजरी बिल्स आर हाईली लिक्विड। आप इसमें पैसा डाल देते हो, कभी भी आपको पैसे की जरूरत है फटाफट से उसे बेच के पैसा ले सकते हो, और सेफ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी है। ठीक है, बट दूसरी चीज यहां पे लिखी हुई है कि ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट रेट क्या होता है? हमने तो इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करी थी, डिस्काउंट रेट क्या होता है? ट्रेजरी बिल इशू कैसे की जाती है? ध्यान से सुनना। बैंकिंग सेक्टर करते टाइम या आरबीआई करते टाइम जो मैंने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एग्जांपल दिया था ना, वो कुछ ऐसा दिया था कि लेट्स सपोज गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट एक ना पीस ऑफ पेपर इशू कर देती है, उस पे लिखती है फेस वैल्यू क्या है उसके गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, 100 रुपीज। टाइम क्या है? लेट्स सपोज 1 ईयर, और इंटरेस्ट कितना देगी गवर्नमेंट? वो होगा 7%, यानी कि फाइनल वैल्यू एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे जो वैल्यू होगी वो होगी 107 रुपए। ये गवर्नमेंट पीस ऑफ पेपर बना देती है, और गवर्नमेंट क्या करती है, अगर गवर्नमेंट को 100 रुपीज बोरो करने हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस ए पर्सन को ढूंढेगी और उसे बोलेगी कि आप मुझे 100 रुपीज दे दो और ये पीस ऑफ पेपर ले जाओ। 1 साल बाद जब ये पीस ऑफ पेपर आप मुझे दिखाओगे तो मैं आपको 107 दे दूंगा, राइट? ऐसे ही करती है, यही करा था हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। गवर्नमेंट को अगर 100 रुपीज बोरो करने हैं तो वो बॉन्ड इशू करेगा अपना और किसी को बेच देगा। वो इंसान खरीदते टाइम पैसे पे करेगा 100 रुपीज, उसको क्या फायदा है? 1 साल बाद उसे 7 रुपीज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है? पर 1 साल नहीं, उसे अगर 6 महीने में ही पैसे की जरूरत होगी तो यही पीस ऑफ पेपर ए बी को बेच देगा और 103-4 रुपीज ले लेगा। ऐसा ही कुछ करा था हमने। अगर आपको डाउट्स आते हैं तो प्लीज मुझे मैसेज जरूर कर देना इस सेगमेंट में। क्लियर? बट जो ट्रेजरी बिल्स है ना, वो ऐसे नहीं इशू होते, ठीक है? अब ध्यान से देखना ट्रेजरी बिल कैसे इशू होते हैं। लेट्स सपोज गवर्नमेंट को कुछ पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट ना एक पीस ऑफ पेपर इशू कर देगी, और गवर्नमेंट को ना 91 डेज के लिए पैसा चाहिए, ठीक है? तो गवर्नमेंट ना एक पीस ऑफ पेपर इशू करेगी, बॉन्ड इशू करेगी, जिसपे लिखेगी फेस वैल्यू इस पीस ऑफ पेपर की है 100 रुपीज, ठीक है? और गवर्नमेंट लिखेगी कि ये है आपका टाइम, इसका होगा, एग्जाम्पल ही दे रहा हूं मैं, 91 डे का ट्रेजरी बिल है, और इस पे हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं 5 रुपीज का। अब इसका मतलब क्या है? ये ए है, गवर्नमेंट कहेगी कि आप मुझसे ये पीस ऑफ पेपर ले लो, ठीक है? ए ये पीस ऑफ पेपर ले लेगा। अब गवर्नमेंट कहेगी वैसे तो इस पीस ऑफ पेपर की वैल्यू है 100 रुपए, पर मैं आपको डिस्काउंट पे दूंगा 5 रुपीज के, तो आपको मुझे पता है कितने पैसे देने पड़ेंगे? 95 रुपीज, और आप ये पीस ऑफ पेपर ले जाओगे, ठीक है? ए कहेगा कि मुझे क्या फायदा आपको 95 रुपीज देने का, आप डिस्काउंट पे तो दे रहे हो 5 रुपए के, पर मुझे क्या फायदा 95 रुपीज देने का? तो गवर्नमेंट कहती है कि 91 डेज के बाद, क्योंकि ये जो ट्रेजरी बिल है ये 91 डेज का है, 91 डेज के बाद आप हमारे पास ये पीस ऑफ पेपर ले आना, हम आपको 100 रुपीज दे देंगे, इसकी जो पीस ऑफ पेपर की वैल्यू है,
राइट, मेक सेंस। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमको आज 95 दे दो और 91 डेज बाद या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाद हमसे 100 रुपीज ले लेना। तो एक तरह से ये जो ए है ये आज 95 रुपीज दे रहा है और 91 डेज के बाद इसके 95 रुपीज कन्वर्ट हो जाते हैं 100 रुपीज में। तो इसको गेन कितने का हो रहा है? 5 रुपीज का, राइट। तो अब ये देने को तैयार हो जाएगा, क्लियर। बट इसमें और जो मैंने अभी तक समझाया था उसमें फर्क क्या है? पहले जो मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझा रहा था उसमें मैं यहां पे लिख रहा था इंटरेस्ट रेट 7 रुपीज का है, बट एक्चुअली जब गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स देती है ना वो देती है डिस्काउंट पे। काम वही है, इंटरेस्ट कहो चाहे डिस्काउंट, गवर्नमेंट थोड़ा पैसा लेती है और ज्यादा रिटर्न करती है, राइट। एक तरह से यही हो गया कि 95 रुपीज दिए, 100 रुपीज 91 डेज बाद मिल गए, 5 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिल गया। बट यहां पे हम इंटरेस्ट नहीं वर्ड यूज करते, हम डिस्काउंट यूज करते हैं, ठीक है, मेक सेंस। तो गवर्नमेंट जो देती है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो डिस्काउंट पे देती है। अब मान लो ऐसा हो जाए कि ना लोगों के पास भी पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है और लोग ना विलिंग नहीं है गवर्नमेंट को पैसा देने में। तो अब गवर्नमेंट कैसे अट्रैक्ट करेगी लोगों को कि कैसे आप हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो, यानी कि हमें पैसा दे दो। गवर्नमेंट ज्यादा डिस्काउंट देगी, गवर्नमेंट स्टीप डिस्काउंट देगी। अभी गवर्नमेंट 5 रुपए डिस्काउंट दे रही थी, गवर्नमेंट कहती है चलो अभी आप देने को तैयार नहीं हो, व्हाट इफ मैं 7 रुपीज डिस्काउंट दे दूं। मतलब अब आपको 93 रुपीज देने हैं और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अब आपको 100 रुपीज मिल जाएंगे, आपका गेन अब हो जाएगा 7 रुपीज का। सो जब मार्केट में पैसे की कमी है ना, लिक्विडिटी बहुत कम है, बहुत कम, लोग पैसा ही नहीं है लोगों के पास, तब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो ट्रेजरी बिल में पैसा डालें, गवर्नमेंट ऑफर्स स्टीप डिस्काउंट। डिस्काउंट बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, राइट। बढ़ेगा डिस्काउंट तो ऐसा ही होगा ना, कम पैसे देके ज्यादा, मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, ये तो एग्जांपल हो गया ट्रेजरी बिल का और अब आपको समझ आ गया होगा कि इंटरेस्ट कहो चाहे डिस्काउंट एक ही बात है। पर अगर कहीं पे लिखा हो न्यूज़पेपर में कि डिस्काउंट पे इशू कर रहा है तो आपको अब समझ आ गया डिस्काउंट का मतलब क्या है। डिस्काउंट का मतलब है कि वैसे ये पेपर की वैल्यू 100 रुपए है अगर आप 91 डेज के बाद लेके आते हो, पर हम आपसे अभी कम मांगेंगे और आपको पूरे के पूरे 100 रुपए की वैल्यू दे देंगे, राइट। एक तरह से 93 आज दो और 7 रुपीज का इंटरेस्ट कमा के 100 मिल जाएंगे आपको, राइट। बस वर्ड आप क्या यूज कर रहे हो? डिस्काउंट, मेक सेंस। तो ट्रेजरी बिल जनरली ऐसे मिलते हैं। नाउ ट्रेजरी बिल्स को हम कहते हैं कि ये हैं आपके सेफ एंड लिक्विड। नाउ सेफ तो आपको पता है ट्रेजरी बिल्स क्यों हैं, क्योंकि 110% 91 डेज के बाद आपको 100 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। गवर्नमेंट की गारंटी सबसे ऊपर गारंटी है। गवर्नमेंट अपनी गारंटी से मुकर जाए, गवर्नमेंट भागेगी भी कहां, राइट। विजय माल्या भाग सकते हैं, नीरव मोदी भाग सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं भाग सकती। तो आपका पैसा सेफ है। अगर आपने 100 रुपए का ट्रेजरी बिल खरीद लिया तो आपको 100 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे 91 डेज के बाद या 182 डेज के बाद, क्लियर। सो इट इज सेफ। नाउ हाउ इज इट लिक्विड? ये लिक्विड कैसे है? वही सेम प्रोसीजर, एट मैच्योरिटी आपको, चलो वो छोड़ो, डिस्काउंट 5 रुपए है, फेस वैल्यू 100 रुपीज है, ठीक है। अब ये सेफ तो है, लिक्विड कैसे है? आज ए ये बॉन्ड खरीद लेता है या ट्रेजरी बिल खरीद लेता है 95 रुपीज देके, ठीक है, और इसको 91 डेज वेट करना पड़ेगा तब जाके इसे 100 रुपीज मिलेंगे। बट मान लो ए 91 डेज वेट नहीं कर सकता है, ए सिर्फ ना 45 डेज वेट कर सकता है। अब 45 डेज के बाद उसे पैसा चाहिए, अब उसका पैसा तो यहां पे फंसा हुआ है। तो अगर इसका पैसा यहां पे फंसा हुआ है तो ये ट्रेजरी बिल इलिक्विड है। ये लिक्विड कहां है? पर इसके पास एक ऑप्शन है। ये जो इसके पास पीस ऑफ पेपर आ गया ना, ये पीस ऑफ पेपर ये बेच देगा बी को। बी को बोलेगा कि आप आज मुझे 97 रुपीज दे दो, ठीक है, और ये पीस ऑफ पेपर ले लो। मैंने 95 दिए थे, मुझे 2 रुपए का गेन हो गया 45 डेज के बाद, तो मैं तो खुश हूं, मुझे 45 डेज के बाद फायदा हो गया और मुझे अभी पैसे चाहिए थे, अभी लिक्विडिटी चाहिए थी, तो मुझे मिल गया, ठीक है। बी क्यों देने को तैयार होगा 97 रुपीज? क्योंकि 45th डे पे बी 97 रुपीज दे रहा है और 91st डे पे बी को 100 रुपीज मिल जाएंगे, तो बी को एक तरह से गेन हो रहा है 3 रुपीज का, राइट।
है ना, मेक सेंस। तो ए के लिए अब ये पीस ऑफ पेपर लिक्विड हो जाएगा, कभी भी किसी को बेच सकता है। अच्छा, ये जल्दी बिक क्यों जाते हैं ट्रेजरी बिल? क्योंकि सेफ है ना, हर कोई इन्हें खरीदना चाहता है, सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो इसीलिए ये बड़ी जल्दी बिक जाता है ट्रेजरी बिल, और ए का पैसा कन्वर्ट हो जाता है, पेपर से पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ए के लिए लिक्विड है, बी के लिए भी लिक्विड है। कल को 10-12 दिन बाद बी को लगे नहीं मुझे अभी पैसा चाहिए, तो वो सी को बेच देगा एट अ सर्टेन प्राइस। मेक सेंस? ठीक है। नाउ एक वर्ड याद रखना, ए ने, अच्छा ये तो समझ आ गया कि ये लिक्विड क्यों है, तो इट इज अ सेफ एंड लिक्विड एसेट। मेक सेंस? ठीक है। नाउ ए ने ये जो पेपर है, ये ट्रेजरी बिल है, ये 5 रुपए के डिस्काउंट पे खरीदा था। ए ने बी को ये पेपर बेचा है एट 3 रुपीज डिस्काउंट, है ना। इस पीस ऑफ पेपर का फेस वैल्यू तो 100 रुपीज है, पर जब ये बी को बेच रहा था तो इसने कहा कि अब ये पेपर आपको 3 रुपीज के डिस्काउंट पे दे देता हूं मैं, ठीक है, आप मुझे 97 दो और 100 रुपीज ले जाना, राइट। तो बी को 5 रुपए के डिस्काउंट, ए को 5 रुपए के डिस्काउंट पे मिला है, बी को 3 रुपीज के डिस्काउंट पे मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पीस ऑफ पेपर है, सबसे पहले जब गवर्नमेंट ने डिस्काउंट दिया तो उसे डिस्काउंट कहेंगे, जब बी को डिस्काउंट दिया तो उसे हम कहेंगे ये जो पीस ऑफ पेपर है इट हैज बीन रीडिस्काउंटेड, है ना, रीडिस्काउंटेड। पहले डिस्काउंट हुआ, दोबारा डिस्काउंट हो रहा है 3 रुपीज का। सिमिलरली बी सी को बेचेगा, फिर रीडिस्काउंटिंग होगी, राइट। तो इसे हम रीडिस्काउंटिंग कहते हैं, ठीक है। और ये जो सारी लेन देन हो रही है ना ट्रेजरी बिल की, वो जगह जहां पे एक गवर्नमेंट से ट्रेजरी बिल खरीद रहा है, बी को ट्रेजरी बिल दे रहा है, बी सी को दे रहा है, एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस पे ही ये लेन देन होगी ट्रेजरी बिल की, उसे हम टी बिल मार्केट कह देते हैं। और टी बिल मार्केट वो मार्केट है जहां पे बिल की रीडिस्काउंटिंग होती है, ट्रेजरी बिल की रीडिस्काउंटिंग होती है ना। मेक सेंस? ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ आ गया होगा, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ये एक ट्रेजरी बिल का एग्जांपल है, ठीक है, ऐसा ही दिखता है बॉन्ड, फेस वैल्यू है 100, डिस्काउंट है 95। सिंप्लिसिटी के लिए हमने टाइम 1 ईयर कर लिया, वरना ट्रेजरी बिल 1 ईयर के लिए नहीं मिलते, वो मनी मार्केट का पार्ट है। डिस्काउंट 5 रुपीज का है, क्लियर। तो इसको दे दिया आपने, और फिर इसको पैसे की जरूरत है तो इसने 97 रुपीज, ये ए है ये बी है, इसने इसको दे दिया, क्लियर, मेक सेंस। अच्छा, इसने जो इसको जिस प्राइस पे दिया है ना, ये 97 रुपीज पे, इसे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड या मार्केट वैल्यू ऑफ ट्रेजरी बिल। ये याद रखना इस चीज को। फेस वैल्यू क्या होती है? 100 रुपीज फेस वैल्यू है, पीस ऑफ पेपर की फेस वैल्यू है, ठीक है। बट जितने प्राइस का ये मार्केट में बिक रहा है, इसे हम कहेंगे मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो बॉन्ड का प्राइस, ट्रेजरी बिल का जो प्राइस है वो है मार्केट वैल्यू। ये जो 100 रुपए है ये तो क्या है? फेस वैल्यू है, ठीक है। मैच्योरिटी पे ये फेस वैल्यू आपको मिल जाएगी, पर मार्केट में ये किस प्राइस पे बिक रहा है उसे मार्केट वैल्यू कहते हैं। अभी 97 का बिक रहा है, बी जब सी को देगा तो लेट्स सपोज 99 रुपीज का बिक रहा हो ये, ठीक है, तो मार्केट वैल्यू 99 हो जाएगी, क्लियर। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, ये जो 100 रुपीज है ना, ये फेस वैल्यू है। अभी जो ए ने खरीदा है ये मार्केट प्राइस पे खरीदा है 95 रुपीज के, इसको 1 साल के बाद 5 रुपीज मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, इसको 5 रुपीज का फायदा होएगा, राइट। आज 95 दे रहा है, कल को 100 मिल जाएंगे, 5 रुपीज का फायदा होएगा। इस 5 रुपीज को हम कहते हैं यील्ड, यील्ड ऑफ दिस ट्रेजरी बिल या यील्ड ऑफ दिस बॉन्ड, ठीक है, इसे हम यील्ड कहते हैं। ध्यान से सुनना, ये 5 रुपए होगी इस पीस ऑफ पेपर की यील्ड जो इसे मिल रही है। नाउ इस इंसान को 5 रुपीज की यील्ड मिल रही है, बी को यील्ड मिल रही है 3 रुपीज की, क्योंकि उसने 97 दे दिए, 3 रुपीज का ही फायदा होगा, तो बी के लिए यील्ड क्या हो जाएगी? 3 रुपीज। ए के लिए यील्ड है 5 रुपीज। यस, इस पीस ऑफ पेपर की ये यील्ड है। अब कहना है इसे, जब जब मार्केट वैल्यू बढ़ती जाएगी, जितनी ज्यादा मार्केट वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी यील्ड कम होती जाएगी। यहां पे अगर मार्केट वैल्यू 97 ना होती, 98 होती, तो बी के लिए यील्ड 2 रुपीज हो जाती। 97 पे 3 रुपीज यील्ड थी, 98 पे 2 रुपीज यील्ड है। तो कहना है इसे कि मार्केट वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी यील्ड कम होती जाएगी, है ना, मेक सेंस। तो कहना है इसे प्राइस ऑफ बॉन्ड, या ये ट्रेजरी बिल बॉन्ड ही है, एक तरह का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, प्राइस ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू यील्ड। जितना ज्यादा ये बढ़ता जाएगा इसका प्राइस, उतनी ज्यादा यील्ड कम होती जाएगी। मेक सेंस। अच्छा, यील्ड कब कम होती है या प्राइस कब बढ़ता है?
किसी भी चीज का, चाहे वो ये पीस ऑफ पेपर हो या कोई भी कमोडिटी हो, किसी भी चीज का प्राइस कब बढ़ता है? जब उसकी डिमांड बढ़ती है। अगर मार्केट में ट्रेजरी बिल्स की डिमांड बढ़ जाए बहुत ज्यादा, तो ट्रेजरी बिल्स का प्राइस बढ़ जाएगा, ट्रेजरी बिल्स की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब ट्रेजरी बिल्स की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, यील्ड कम हो जाएगी, राइट? तो जब डिमांड बहुत ज्यादा है ना बॉन्ड्स की, बहुत ज्यादा डिमांड है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि जब डिमांड बॉन्ड्स की बहुत ज्यादा होगी तो यील्ड कम होती जाएगी, ठीक है? और अगर डिमांड बिल्कुल नहीं है बॉन्ड्स की, बिल्कुल ही डिमांड ही नहीं है, ठीक है, अब लोग खरीदना ही नहीं चाहते, अब जब लोग ही नहीं खरीदना चाहते तो गवर्नमेंट कैसे लोगों को बेचेगी? गवर्नमेंट स्टीपर डिस्काउंट देगी, ज्यादा बड़ा डिस्काउंट देगी। जब गवर्नमेंट ज्यादा बड़ा डिस्काउंट देगी तो यील्ड बढ़ेगी, राइट? तो जब डिमांड ही नहीं है ना इसकी, तो इसका प्राइस गिरेगा और इसकी यील्ड बढ़ती जाएगी। तो मार्केट वैल्यू या प्राइस ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू यील्ड। सिमिलरली, जितनी ज्यादा डिमांड होगी बॉन्ड की, गवर्नमेंट बॉन्ड की, उतनी कम यील्ड होगी, जितनी कम डिमांड होगी उतनी ज्यादा यील्ड होगी। नाउ एक और चीज मार्केट में, ये भी ध्यान से सुनना, ये कनेक्शंस बना रहा हूं क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसी बातें कहते हैं। यील्ड गवर्नमेंट बॉन्ड की जो इकोनॉमिस्ट ट्रैक करते हैं ना, वो ये देखते हैं, यील्ड को देखते हैं और उससे बताते हैं मार्केट कंडीशंस क्या चल रही हैं। कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी की कमी चल रही है। गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड बहुत ज्यादा हो ना, तो लिक्विडिटी की कमी चल रही है, या सारे बॉन्ड्स पे यील्ड ज्यादा हो तो लिक्विडिटी की कमी चल रही होती है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि अगर लिक्विडिटी की कमी है, लोगों पे पैसा ही नहीं है, लोगों पे जब पैसा नहीं है तो डिमांड फॉर दीज बॉन्ड्स वुड बी लेस। डिमांड कम होगी तो क्या होगा? प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो यील्ड ज्यादा होगी। सिमिलरली उल्टा कर लेते हैं, मार्केट में अगर लिक्विडिटी बहुत सरप्लस में है, सबके पास बहुत पैसा है, जब पैसा बहुत ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदना चाहेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी इन बॉन्ड्स की। जब इन बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं ये बॉन्ड्स, तो क्या होगा? जब लोग ज्यादा से ज्यादा ये बॉन्ड्स खरीदना चाहेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा? इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो यील्ड कम हो जाती है। तो कहना है से हायर यील्ड ऑन बॉन्ड्स actually indicates poor liquidity conditions in the market. Similarly, lower yield on bonds indicates surplus liquidity conditions. Can I say this? जब पैसा ही बहुत है सारी दुनिया, तो डिमांड बढ़ जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा, यील्ड कम हो जाएगी। मेक सेंस? इन चीजों को याद रखना। गवर्नमेंट एक्चुअली इकोनॉमिस्ट एक्चुअली ना यील्ड को ट्रैक करते हैं। यील्ड कर्व सुना होगा आपने। यील्ड अगर ऊपर जाती जा रही है तो इकोनॉमी की हालत खराब होती जा रही है। क्यों? पैसा ही नहीं है इकोनॉमी में, तभी यील्ड बढ़ती जा रही है। और यील्ड अगर कम होती जा रही है तो इकोनॉमी सही चल रही है, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा है, लिक्विडिटी अच्छी है। उल्टा चलता है, हायर यील्ड इज नॉट अ गुड न्यूज, हायर यील्ड बुरी खबर है, लोअर यील्ड अच्छी खबर है। मेक सेंस? इसे याद रखना, ठीक है? ये चीजें याद रखना, ओके? चलो, अब हमारी दो चीजें हो गई हैं। एक हमने कर लिया है कॉल मनी, कर लिया है ट्रेजरी बिल, कर लिया है। अब हम आगे आ जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नाउ व्हाट आर सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट? It is a fixed interest bearing term deposit which has a fixed maturity less than 1 year. आप एफडी कराते हो बैंक में, जब आप बैंक में एफडी करवाते हो तो बैंक आपको एक सर्टिफिकेट देता है जो प्रूफ होता है कि आपने पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया हुआ है। और जब आप एफडी कराते हो बैंक में तो एफडी पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, राइट? तो लेट्स सपोज आप किसी बैंक में पैसा जमा करवा रहे हो फॉर 6 मंथ्स, आप 6 महीने की एफडी करवा रहे हो, एक तरह से 6 मंथ्स के लिए पैसा जमा करवा रहे हो। उसके लिए बैंक आपको एक सर्टिफिकेट देगा। उस सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि इन्होंने इतना पैसा 6 मंथ्स के लिए जमा करवाया है और इन्हें इतना इंटरेस्ट मिलेगा। वो जो सर्टिफिकेट होगा उसे हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कह देते हैं। अगेन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वो सर्टिफिकेट होते हैं और उसके सर्टिफिकेट होते हैं कि प्रूफ होते हैं कि आपने पैसा जमा कराया है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक में फॉर लेस देन 1 year. So because it is less than 1 year, that's why certificate of deposits are considered to be a part of what? Money market. Make sense? ठीक है? So it is a fixed interest bearing term deposit which has a fixed maturity less than 1 year. Clear? All scheduled commercial banks, not including regional rural bank and cooperative bank, ये लोग नहीं होते।
आर एलिजिबल टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. इट कैन बी इशूड बाय बैंक टू इंडिविजुअल कंपनीज, ट्रस्ट फंड, एसोसिएशन. ठीक है, बड़ा सिंपल सा, इतना लंबा नहीं है. आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, 1 साल के कम के लिए करवाते हो, उस पर कुछ इंटरेस्ट खाते हो, उसके लिए आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. राइट. On non-repatriable basis, it can be issued to NRIs also. NRIs को भी इशू किया जाता है. Non-repatriable मतलब इससे जो फंड्स आप डालोगे वापस नहीं लेके जा सकते, उसी बैंक में रखने होंगे, इंडिया में ही खर्चा करना होगा. ठीक है, चलो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इतना ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, है ही नहीं इसमें कुछ, सिंपल सी चीज है. इंपॉर्टेंट चीज है कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर देख लेते हैं. जो चीजें मैंने आपको ट्रेजरी बिल में गवर्नमेंट के बारे में समझाई थी ना, अब गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए होता है वो ट्रेजरी बिल के लिए ले सकता है. गवर्नमेंट को कभी भी शॉर्ट टर्म पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्या इशू करेगा? ट्रेजरी बिल. पर अगर कॉर्पोरेट कंपनीज को शॉर्ट टर्म पैसे की रिक्वायरमेंट है तो या तो बैंक से लोन ले सकते हैं, अगर उन्हें लोगों से पैसा लेना है तो प्राइवेट कंपनीज भी बॉन्ड इशू कर सकते हैं. राइट, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर सकता है ट्रेजरी बिल के नाम पे. वैसे ही प्राइवेट कंपनीज को अगर 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए तो वो भी बॉन्ड इशू कर सकते हैं. नाउ प्राइवेट कंपनी जो शॉर्ट टर्म के लिए बॉन्ड इशू करते हैं उसको हम कहते हैं कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर एक तरह से ट्रेजरी बिल्स ही हैं, बस कंपनीज इशू कर रही हैं. ठीक है, पर उनके लिए हम ट्रेजरी बिल वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि ट्रेजरी का मतलब गवर्नमेंट से ही है ना, गवर्नमेंट की ट्रेजरी के बिल है ये. प्राइवेट कॉर्पोरेशन जब सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स रिलीज करती हैं उसे हम कमर्शियल पेपर कहते हैं. ठीक है, तो दिस रेफर्स टू शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. अगर किसी प्राइवेट कंपनी को पैसा चाहिए तो वो अपना कमर्शियल पेपर निकालेगा और मार्केट में बेच देगा, जैसे ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट बेचती है. ठीक है, अगेन ट्रेजरी बिल डिस्काउंट पे बिकते हैं, कमर्शियल पेपर भी डिस्काउंट पे बिकेंगे. ठीक है, बिग कॉर्पोरेशंस विद गुड क्रेडिट रेटिंग. अगेन गुड क्रेडिट रेटिंग क्यों चाहिए? अगर कोई कॉर्पोरेशन है जिसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ही बड़ा खराब है कि वो पैसे लेके भाग जाते हैं, तो उनके कमर्शियल पेपर आप क्यों खरीदोगे? आपने उनके कमर्शियल पेपर खरीद लिए, आपके पास पीस ऑफ पेपर है, वो कंपनी भाग गई, तो मतलब अनसेफ है ना. तो इसीलिए जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है उन्हीं से ही जनरली कमर्शियल पेपर खरीदे जाते हैं. तो बिग कॉर्पोरेशंस विद गुड क्रेडिट रेटिंग इशू कमर्शियल पेपर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट और डीमैट फॉर्म. अब प्रोमिसरी नोट क्या होता है? ये जो पीस ऑफ पेपर है ट्रेजरी बिल जिसकी हमने बात करी थी, उस पे गवर्नमेंट का प्रॉमिस है ना कि 91 डेज के बाद आपको इतना पैसा मिल जाएगा, तो उसे हम प्रोमिसरी नोट कहते हैं. वैसे ही पेपर के फॉर्म में अगर इशू कर रहे हैं कमर्शियल पेपर कॉर्पोरेट, तो उस पे भी उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है ना, दैट इज व्हाई वो पेपर के फॉर्म में अगर कमर्शियल पेपर इशू हो रहा है तो उसे हम प्रोमिसरी नोट कहेंगे. और अगर ऑनलाइन कमर्शियल पेपर इशू हो रहा है तो उसे डीमैट फॉर्म कहेंगे. डीमैट एक्चुअली इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डीमटेरियलाइज्ड. पहले क्या होता था, जब तक कंप्यूटर नहीं आए थे तो पेपर के फॉर्म में कमर्शियल पेपर इशू होते थे, बट अब ऑनलाइन, जैसे शेयर्स ऑनलाइन खरीदे बेचे जाते हैं, आपके घर में पेपर नहीं आता, वैसे ही कमर्शियल पेपर भी ऑनलाइन खरीदे जाते हैं, फिजिकल पेपर के फॉर्म में नहीं. तो क्योंकि वो अब मटेरियल नहीं है जिसे आप टच फील कर सकते हो, इसीलिए उसे डीमटेरियलाइज फॉर्म कहते हैं. तो कमर्शियल पेपर के फॉर्म में भी इशू हो सकते हैं जिन्हें प्रॉमिसरी नोट कहेंगे, और ऑनलाइन भी इशू हो सकते हैं जिसे डीमैट फॉर्म कहेंगे. क्लियर? There is no collateral support for CPs, commercial paper. Commercial papers में corporates आपसे पैसा मांग तो रहे हैं, बट आप कॉर्पोरेट से कुछ कोलैटरल तो रखवा नहीं रहे. फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या ने SBI से लोन लिया तो कुछ कोलैटरल रखा था, पर विजय माल्या ने आपसे पैसा लिया थ्रू कमर्शियल पेपर, तो आपने थोड़ी कुछ कोलैटरल रखवाया था, राइट? क्योंकि कोई कोलैटरल नहीं है इस लोन पे, तो ये अनसिक्योर्ड है. राइट, सिक्योर्ड पता क्या होते हैं? मैंने किसी से लोन लिया, बदले में कुछ गिरवी रखा, वो सिक्योर्ड है. पर मैंने किसी से लोन लिया, बदले में एक पीस ऑफ पेपर ही दे दिया, बस कमर्शियल पेपर, कुछ कोलैटरल नहीं रखा, ठीक है, तो वो अनसिक्योर्ड होगा. तो कमर्शियल पेपर इज अ फॉर्म ऑफ, क्योंकि कोई कोलैटरल नहीं है, अनसिक्योर्ड फॉर्म है. तभी गुड क्रेडिट रेटिंग चाहिए. कंपनी जो रिनाउंड है उसी के कमर्शियल पेपर बिकते हैं. Like treasury bills, commercial papers are also issued at a discount to face value. ये भी उसी तरीके से बिकते हैं. 100 रुपए का कमर्शियल पेपर है तो 5 रुपीज के डिस्काउंट या 7 रुपीज के डिस्काउंट पे मिलता है ये, ठीक है, एज मे बी डिटर्मिन्ड बाय द इशूअर. और डिस्काउंट किस बेस पे डिटर्मिन होगा? डिमांड, सप्लाई वगैरह वगैरह, ठीक है. चलो, तो ये हो गया आपका कमर्शियल पेपर. क्लियर? अब हम आ जाते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, तो वो देखते हैं, ठीक है.
नाउ म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप सबने बहुत सुना भी होगा, आजकल ऐड भी बहुत आ रही है ना, म्यूचुअल फंड सही है ऐसे करके ऐड बहुत आती रहती है, या एक ऐसे एंड में लाइन बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। बोलते इतना जल्दी जल्दी है कि किसी को समझ नहीं आता, राइट? बट म्यूचुअल फंड्स है क्या? देखो, गवर्नमेंट इतना ज्यादा म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट भी क्यों कर रही है और इतना ये सारे एड्स क्यों निकाली जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में पैसा डालो वगैरह वगैरह। अब म्यूचुअल फंड होता पता क्या है? देखो, आपके पास जो सरप्लस पैसा है ना, सेविंग्स है जो आपकी, आप अपनी सेविंग्स को बहुत सारे एसेट्स में डालते हो, अपनी सेविंग्स कहीं सेव करते हो, सिर्फ कैश के फॉर्म में सेव नहीं करते, आप एफडी करा लेते हो, कई लोग गोल्ड में पैसा डाल देते हैं, ठीक है, कई लोग प्रॉपर्टी में पैसा डाल देते हैं। नाउ गवर्नमेंट ये मानती है कि जब आप फिजिकल एसेट्स में अपनी सेविंग्स डाल लेते हो ना, तो वो जो सेविंग्स हैं वो ट्रैप हो जाती हैं। अगर आप अपनी सेविंग्स को फाइनेंशियल एसेट्स में डाल दो तो वही सेविंग्स ना फिर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप एफडी करवा लो, एफडी एक फाइनेंशियल एसेट है, जो एफडी का पेपर है, अगर आप एफडी करा लो तो बैंक वो पैसा यूज करके आगे किसी को लोन आउट कर देगा, उससे इन्वेस्टमेंट हो सकती है ना? तो गवर्नमेंट चाहती है कि आपकी ज्यादातर सेविंग्स ना फाइनेंशियल एसेट्स में हो, ठीक है, फिजिकल एसेट्स में पैसा ही ट्रैप हो गया, वो कहीं इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। खैर, ये बात हमें पता चल गई कि गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है कि आप फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा डालो। ना फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा डालने के बहुत सारे तरीके हैं, एक आप एफडी करा लेते हो, एक आप ट्रेजरी बिल भी खरीद सकते हो, वैसे आप नहीं खरीद सकते, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खरीद सकते हैं, बट नॉनदलेस एक आप वो खरीद सकते हो, ठीक है। एक बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपनी सेविंग्स ना शेयर मार्केट में डाल दो। शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, कई लोग आपको मिले होंगे जो कहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा डाल दो, इतने टाइम में इतना पैसा डबल हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा, राइट? तो बहुत सारे लोग ना शेयर मार्केट में पैसा डालने को इंकरेज करते हैं क्योंकि वहां से गेन्स अच्छे खासे आ सकते हैं। मेक सेंस? शेयर मार्केट में पैसा डालना मतलब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद लो या शेयर्स खरीद लो, रिलायंस के शेयर खरीद लो, एचडीएफसी के खरीद लो, जिनके भी शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, शेयर्स खरीद लो, उन पे जो गेन आता जाएगा आपको मिलता जाएगा। क्लियर? नाउ शेयर मार्केट में ना पैसा कमाने के लिए मार्केट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है और 24 घंटे आपको मार्केट को ट्रैक भी करना होता है। आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे बिजनेस चैनल्स आते हैं, जितने भी ये न्यूज चैनल्स हैं, इनके बिजनेस चैनल्स भी हैं जो स्टॉक मार्केट को ही डिस्कस करते रहते हैं, मार्केट को ही डिस्कस करते रहते हैं। नाउ शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको मार्केट की पूरी नॉलेज चाहिए और 24 घंटे मार्केट को मॉनिटर करना है ना। वो आप कर नहीं सकते अगर आप ऑलरेडी किसी काम में बिजी हो, आपकी कहीं जॉब है, आप कहीं और कुछ काम करते हो, आप 24 घंटे मार्केट को तो ट्रैक कर नहीं सकते। फिर आप शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाओगे? वहां पे आपको रेस्क्यू करने आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स वाले पता क्या कहते हैं? लेट्स सपोज ऐसा है कि मैं मार्केट को 24 घंटे देख सकता हूं, मैं मार्केट को 24 घंटे ट्रैक कर सकता हूं और मेरे को मार्केट की सुपर लेवल पे नॉलेज भी है, मेरे को मार्केट से पैसा कमाना आता है, आप लोगों को नहीं आता। तो मैं पता क्या आइडिया देता हूं आपको, मैं आपको कहता हूं कि आप सारे लोग ना, जितना पैसा आप सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो शेयर मार्केट में, आप वो सारा पैसा मुझे दे दो। तो आप सारे लोग अपना पैसा उठा के पूल करके मुझे दे देते हो, ठीक है? मैं उसका एक म्यूचुअल फंड बना देता हूं, मैं उस पैसे को शेयर मार्केट में डाल दूंगा और मैं आपको कहूंगा कि आप मुझे पैसा दो, मिनिमम 3 ईयर के लॉक इन पीरियड के साथ दो, कि 3 साल से पहले पैसा मत मांगना, पर 3 साल के बाद मैं आपको अच्छी खासी रिटर्न दूंगा। तो आप फॉर 3 इयर्स मुझे पैसा दे देते हो, मैं आप सबका पैसा उठा के शेयर मार्केट में डाल देता हूं और 3 साल बाद जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो सारे आ जाएंगे इस म्यूचुअल फंड में। फिर जिसने जितना पैसा दिया था उसके हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नाउ आपको एक्सपर्टीज नहीं है, फिर भी आपने शेयर मार्केट से पैसा कमा लिया। कैसे कमाया आपने? एक एक्सपर्ट को ढूंढ के, उस एक्सपर्ट ने सबका पैसा पूल करा, शेयर मार्केट में डाला और उस शेयर मार्केट से गेन्स निकाले और आप सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो आपको अब मार्केट की नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, फिर भी आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड क्या तरीका है कि लोग ना अपना पैसा उठा के एक म्यूचुअल फंड में डालते हैं, वो म्यूचुअल फंड सबके बिहाफ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और उससे जो गेन्स होंगे आप में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मेक सेंस? तभी आजकल म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट भी कर रही है सरकार कि रादर देन एफडी वगैरह, और ये तो फिजिकल एसेट्स के अलावा आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो ना, तो शेयर मार्केट में पैसा जाता है, शेयर मार्केट में पैसा कंपनीज के पास जाएगा, कंपनीज उस पैसे को यूज करके एक्सपैंड करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी, है ना? इसलिए गवर्नमेंट भी म्यूचुअल फंड को प्रमोट कर रही है, प्लस आपको भी फायदा होगा, आपको भी गेन्स मिलेंगे।
नाउ इस सिचुएशन में ये जो म्यूचुअल फंड है ना, ये शेयर मार्केट में पैसा डाल रहा है और इसके बदले ये आप सबसे एक फी ले लेता है बस, ठीक है। तो इस म्यूचुअल फंड को चलाने वाला होता है म्यूचुअल फंड मैनेजर, और वो मैनेजर कुछ फी लेके आपका पैसा इन्वेस्ट करता है और आपको रिटर्न्स के साथ दे देता है। ये सिंपल तौर पे म्यूचुअल फंड है। तभी कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स, मतलब आपने पैसा दिया है, ये म्यूचुअल फंड मैनेजर गारंटी नहीं ले सकता कि आपको इतना ही पैसा वापस मिलेगा। अगर कोई म्यूचुअल फंड आपको बेचने आ रहा है और कह रहा है सर गारंटी दे रहे हैं हम, कोई भी अगर गारंटी देता है म्यूचुअल फंड की तो वो क्राइम कमिट कर रहा है, वो फॉल्स प्रॉमिस दे रहा है। व्हाई? क्योंकि ये हमेशा बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट में ही अगर डाउनफॉल आ गया तो आपका पैसा में भी डाउनफॉल आना चाहिए, तो ये अनप्रिडिक्टेबल है। बट इनकी एक्सपर्टीज ही यहां पे है कि अगर मार्केट में डाउनफॉल भी आ गया तो भी आपका पैसा बचा लेंगे, तभी आपने इनको हायर करा है। मेक सेंस? ठीक है। तो म्यूचुअल फंड अगेन क्या है, सबका पैसा पूल करते हैं और आपके बिहाफ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके गेन्स निकाल के आपको दे देते हैं, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड वाले सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं करते, जो बॉन्ड्स होते हैं ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, उनमें भी इन्वेस्ट करते हैं। अगेन वो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, 1 साल से ज्यादा पीरियड वाले बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। डेट सेगमेंट भी होता है म्यूचुअल फंड्स का और इक्विटी सेगमेंट भी होता है। इक्विटी शेयर मार्केट को ही कहते हैं। जब आप शेयर लेते हो किसी कंपनी के तो आप उस कंपनी में इक्विटी ले रहे हो, तो इक्विटी मार्केट भी है म्यूचुअल फंड की, शेयर डेट मार्केट भी है। बॉन्ड एक फॉर्म का डेट ही है ना, तो ये होता है एक तरह का म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड है जहां आप 3-5 साल के लिए पैसा डालते हो ना। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स क्या है? जैसे म्यूचुअल फंड्स क्या काम करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं और आपके बिहाफ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स क्या करेंगे, आपसे पैसा लेंगे पर आपसे 3 साल के लिए पैसा नहीं लेंगे, आपसे पैसा लेंगे 1 साल से कम टाइम पीरियड तक। क्यों? क्योंकि मनी मार्केट है ना, मनी मार्केट तो 1 साल से कम पीरियड के लिए होती है। तो वो म्यूचुअल फंड्स जो आपसे पैसा ले रहे हैं पर 1 साल से कम पीरियड के लिए ले रहे हैं और उस पैसे को कहां डाल रहे हैं, शेयर मार्केट में नहीं डाल रहे, बिकॉज शेयर मार्केट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, वो मनी मार्केट का पार्ट नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, 1 साल से ज्यादा पीरियड के जो बॉन्ड्स है वो कैपिटल मार्केट का पार्ट है, मनी मार्केट का पार्ट नहीं है। तो ये जो आपसे पैसा पूल करते हैं ना, पैसा आपसे इकट्ठा करते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स वाले, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में डालते हैं और वहां से पैसा कमा के आपको देते हैं। अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? जैसे कि हो गया आपका कमर्शियल पेपर, हो गया ट्रेजरी बिल, हो गया मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और बहुत सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वगैरह वगैरह वगैरह। तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स होंगे, आपसे पैसा लेंगे 1 साल से कम पीरियड के लिए और उसे इन्वेस्ट करेंगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स वगैरह वगैरह, और उससे जो गेन आएगा 1 साल के अंदर अंदर ही आपको लौटा देंगे। दीज आर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड्स अगर लिखा है तो वो तो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स आर स्पेसिफिकली चैनलाइजिंग योर सेविंग्स इनटू मनी मार्केट और वहीं से गेन्स आपको दे देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है मनी मार्केट में पैसा डालने का, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। अब रीड करते हैं इसे, अब आपको बेसिक आइडिया लग गया है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन 1992, ये तो ठीक है, ठीक है। और बाद में, पहले ये आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर था, अब ये सेबी के रेगुलेशन के अंडर है। सेबी हम देखेंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करते हैं। A money market fund, also called a money market mutual fund, is an open-ended mutual fund that invests in short-term debt securities, जैसे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर। और ये ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसलिए मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। ऑलराइट, money market funds are widely, though not necessarily accurately, regarded as being as safe as bank deposits, yet providing a higher yield. जनरली कहा जाता है कि ट्रेजरी बिल सेफ होते हैं ना, तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स अगर आपका पैसा ट्रेजरी बिल्स या कमर्शियल पेपर में डाल रहे हो तो वो सेफ भी है, ठीक है, और आपको यील्ड भी अच्छा दे रहा है। एफडी से बेटर है आप मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल दो, एफडी से अच्छी रिटर्न देते हैं ये। दे प्रोवाइड एडिशनल शॉर्ट टर्म एवेन्यू टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ठीक है। A mutual fund is a professionally managed investment fund that pools money from many investors to purchase securities. वही म्यूचुअल फंड होता है, ये हमने डेफिनेशन देख ली थी। क्लियर? तो अब आपको मनी मार्केट म्यूचुअल फंड भी समझ आ गया, मेक सेंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है मनी मार्केट का? रेपो मार्केट,
ठीक है, और रेपो मार्केट हम कर चुके हैं ऑलरेडी आरबीआई का जब हमने करा था, जब हमने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी करा था, तो उसमें जब हमने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी करा था तो उसके पार्ट क्या थे, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, है ना, ये हमने करा था। तो हमें रेपो ऑक्शन और रिवर्स रेपो ऑक्शंस के बारे में पता है, तो ये पोर्शन हम दोबारा नहीं करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि रेपो मार्केट भी जो है, जो आरबीआई और बैंक्स के बीच में होती है, वो भी मनी मार्केट का पार्ट है। ऑलराइट, मेक सेंस? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी मार्केट क्या है ये देख लेते हैं। मनी मार्केट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फायदा क्या होता है? It helps to maintain demand and supply equilibrium with regard to short term funds. Short term funds की डिमांड और सप्लाई को केटर करता है, ठीक है, यहीं पे ही शॉर्ट टर्म फंड्स की डिमांड सप्लाई मैच होती है। तो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट अगर किसी को है शॉर्ट टर्म, तो वो मनी मार्केट केटर करेगी उसे। क्लियर? They help in maintaining short term liquidity in the market. शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चाहिए तो भी मनी मार्केट से आएगी। क्लियर? एड्स आरबीआई इन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है, जिसमें वो पॉलिसी रेट्स चेंज करता है, उससे मनी मार्केट के भी इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते हैं। मनी मार्केट का ही पार्ट है ना रेपो ऑक्शन। आरबीआई रेपो रेट कम कर देगा तो डायरेक्ट फर्क पड़ेगा ना, राइट? आरबीआई रेपो रेट कम कर देगा तो कॉल मनी मार्केट में भी हरकत होगी ना। तो मनी मार्केट के थ्रू आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी ट्रांसमिट होती है, पूरी होती है। ठीक है, बिना मनी मार्केट के आरबीआई क्या करेगा रेपो रेट चेंज करके? मनी मार्केट उसे चाहिए रेपो रेट को ट्रांसमिट होने में, मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसमिट होने में। ऑलराइट, और एंड में इट मीट्स शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल। गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स कहां से पूरी होती है? टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, right? And treasury bills are part of money market. Hence, government's short-term fund requirements are fulfilled through money market instrument of treasury bill. Clear? अच्छा, मनी मार्केट में की प्लेयर्स कौन से हैं? गवर्नमेंट एक की प्लेयर है, ट्रेजरी बिल इशू करता है, ठीक है। बैंक्स और एनबीएफसीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ये भी की प्लेयर है मनी मार्केट में। अब डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया क्या है, ये काम क्या करता है, वो ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है, आपको नोट्स में मिल जाएगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो आपको पता होने चाहिए। तो डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस का काम क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो, मार्केट जो होती है ना, फाइनेंशियल मार्केट, चाहे वो मनी मार्केट हो चाहे कैपिटल मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट को ना आप वैसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। बोथ मनी मार्केट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, कैपिटल को भी। वो दो पार्ट्स क्या हैं? एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। अब ये मैं आपको इन दोनों में फर्क एक एग्जांपल से बता देता हूं, ठीक है। जब ट्रेजरी बिल आप डायरेक्टली गवर्नमेंट से परचेज कर रहे हो, गवर्नमेंट से डायरेक्टली ट्रेजरी बिल खरीद रहे हो, तो आप प्राइमरी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। पर जब आपने ट्रेजरी बिल ले लिया, पर आपको एकदम से उसे लिक्विडेट करना है, आपको एकदम से पैसे चाहिए, तो आप सी पर्सन या बी किसी और इंसान को वो ट्रेजरी बिल बेच देते हो, पैसा ले लेते हो, तो आप सेकेंडरी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। जब आप रिलायंस से उसका कमर्शियल पेपर खरीदते हो, तो आप प्राइमरी मार्केट में हो। पर वो जो पीस ऑफ पेपर है, जब आपको किसी थर्ड पर्सन को बेचना होता है, तो आप सेकेंडरी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। मेक सेंस? तो जब डायरेक्टली आप इशुअर से परचेज करते हो कोई भी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो प्राइमरी मार्केट है। और उसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को जब आगे बेचा जाता है, ए बी को बेचेगा, बी सी को बेचेगा, सी डी को बेचेगा, आगे जैसे जैसे बिकता जाएगा, तो वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट होगा। सो व्हेन यू बाय डायरेक्टली, योर इंटरफेस इज विद द इशुअर इट्स हिमसेल्फ और इटसेल्फ, तो प्राइमरी मार्केट है। और जब आप उसी सिक्योरिटी को आगे मार्केट्स में बेच रहे हो, तो सेकेंडरी मार्केट है। क्लियर? मेक सेंस? पर इसमें ना एक प्रॉब्लम है, प्राइमरी मार्केट में एक प्रॉब्लम है, देखो, और सेकेंडरी मार्केट में भी एक तरह से प्रॉब्लम है। मेरी एक कंपनी है, ठीक है, और मेरी कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करती है, मुझे पैसा चाहिए। अब कमर्शियल पेपर मैं कहीं बेचूंगा तभी तो मुझे पैसा आएगा। अब मैं बेचूंगा उसे कैसे, कहां बेचूंगा? घर घर जाके नॉक करूंगा क्या? किसी के घर जाऊंगा, बेल बजाऊंगा, कमर्शियल पेपर ले लो, ऐसे रेडी थोड़ी लगाऊंगा मैं, राइट? एक स्पेसिफिक मार्केट प्लेस होनी चाहिए जहां पे कमर्शियल पेपर बिकेगा। जैसे कंपनीज के शेयर्स बिकते हैं, राइट? लोग कंपनीज के शेयर्स भी खरीदते हैं। अब शेयर्स एक स्पेसिफिक मार्केट प्लेस से खरीदे जाते हैं ना, ये थोड़ी है कि घर घर आके आपको शेयर्स बेचते हैं वो,
राइट। तो शेयर्स जो खरीदे बेचे जाते हैं, शेयर्स को एक मार्केट प्लेस चाहिए खरीदने बिकने के लिए, तो वो तो प्रोवाइड करता है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये लोग आपको मार्केट प्लेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वैसे ही मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी आपके पास एक मार्केट प्लेस होनी चाहिए जहां पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो कमर्शियल पेपर हो, चाहे वो ट्रेजरी बिल हो, वो खरीदा बेचा जाता है। प्राइमरी मार्केट भी आपको डेवलप, मार्केट प्लेस उसके लिए डेवलप करनी है जहां इशूअर डायरेक्टली बेच सकता है, घर घर ना जाना पड़े। और आपने अगर कमर्शियल पेपर ले लिया तो आप किसी थर्ड पर्सन को बेच सको, वो भी आप घर घर जाके नहीं बेचोगे, एक स्पेसिफिक मार्केट प्लेस में बेचोगे, राइट। तो उसके लिए आपको एक मार्केट प्लेस चाहिए। वो मार्केट प्लेस डेवलप करता है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। तो डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया जो है, उसकी ये मैंडेट है कि वो मनी मार्केट के लिए एक मार्केट प्लेस डेवलप करे जहां पे गवर्नमेंट आके अपने ट्रेजरी बिल्स भी बेच सके, जहां पे लोग फर्दर आगे ट्रेजरी बिल्स या कमर्शियल पेपर बेच सके। यानी कि वो एक ऐसी मार्केट प्लेस डेवलप करेगा जहां प्राइमरी मार्केट भी होगी और सेकेंडरी मार्केट भी होगी। तो डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच मेंटेन्स अ मार्केट प्लेस। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पे शेयर्स का लेन देन आदान प्रदान होता है, वैसे ही डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया क्रिएट्स अ मार्केट प्लेस फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया सिर्फ वो मार्केट प्लेस नहीं क्रिएट करता, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है जिसका नाम है अंडर राइटिंग। ये शेयर्स में बहुत ज्यादा यूज होता है ये वर्ड, स्टिल अभी आपको पता होना चाहिए अंडर राइटिंग क्या होता है। ध्यान से सुनना, अंडर राइटिंग क्या होता है। देखो, मान लो मेरी ये पेन बनाने की कंपनी है, ठीक है। अब मेरा कोर कॉम्पिटेंसी क्या है कि ये पेन बनाया कैसे जाता है, इस पेन को बेचा कैसे जाता है, ये सारी मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है, ठीक है। बट अब ना मुझे पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो मैं अपना कमर्शियल पेपर इशू कर देता हूं। बट मेरी कोर कॉम्पिटेंसी इस पेन से रिलेटेड है, मेरी कोर कॉम्पिटेंसी ये नहीं है कि मैं अपना कमर्शियल पेपर बेच सकूं। मेरे पास जो वर्कर्स हैं वो कमर्शियल पेपर बेचना नहीं जानते, वो तो इस पेन से रिलेटेड फंक्शंस जानते हैं, काम जानते हैं। कमर्शियल पेपर बेचने के लिए आपको एक स्पेशल एक्सपर्टीज चाहिए, स्पेशल एक्सपर्ट्स का ग्रुप चाहिए जो आपके बिहाफ पे कमर्शियल पेपर बेच दे, राइट। यहां पे आते हैं अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स क्या करते हैं, लेट्स सपोज आपने 100 रुपीज का कमर्शियल पेपर बेचना है, ठीक है, और आप रेडी हो टू सेल दिस कमर्शियल पेपर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज, यानी कि 95 रुपीज। आपको 95 रुपीज चाहिए। अब अगेन, आप घर घर जाके तो ये 95 रुपीज का कमर्शियल पेपर बेच नहीं सकते, उसके लिए डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया ने मार्केट बना दी। बट मार्केट में भी आपको एक्सपर्टीज चाहिए अगर आपको अपना कमर्शियल पेपर बेचना है, राइट। वो एक्सपर्टीज आपके पास है नहीं, प्लस आप ये एक्स्ट्रा बेचने में, कमर्शियल पेपर बेचने में आप अपना टाइम मनी रिसोर्सेज नहीं लगाना चाहते। आप अपना टाइम मनी रिसोर्सेज लगाना चाहते हो अपनी कंपनी पे जो उसके कोर फंक्शंस हैं। आप कमर्शियल पेपर या फाइनेंशियल मार्केट में अपने टाइम मनी रिसोर्सेज नहीं लगाना चाहते। वहां पे आते हैं आपके अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स पता क्या करते हैं, अंडर राइटर्स कहते हैं देखो सर, हमारी जो कंपनी है ना उसकी कोर एक्सपर्टीज है कि हम कमर्शियल पेपर बेच सकते हैं, हम सिक्योरिटीज खरीद बेच सकते हैं। तो मैं पता क्या करूंगा, मैं एक ना पर्टिकुलर अंडर राइटिंग फर्म को हायर करूंगा और उसको बोलूंगा कि आप मेरे से ना ये जो मेरा कमर्शियल पेपर है ये ले जाओ 94 रुपीज का, ले जाओ आप, मुझे 94 रुपीज दे दो आप, मुझे तो 94 रुपीज चाहिए, आप ले जाओ, ठीक है। अंडर राइटर क्या करेगा, ये 94 रुपीज का कमर्शियल पेपर ले लेगा मेरे से, ठीक है, और मेरे ही बिहाफ पे, अगेन मेरे बिहाफ पे प्राइमरी मार्केट जो डीएफएचआई ने डेवलप करी हुई है, प्राइमरी मार्केट में उतार देगा और बोलेगा 95 रुपीज का ले जाओ ये लोग कमर्शियल पेपर, ठीक है। तो अंडर राइटर क्या कर रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है, वो मेरे बिहाफ पे मेरा कमर्शियल पेपर बेच रहा है, पर उसको फायदा क्या होगा, उसको मैं फायदा दे रहा हूं ये 1 रुपी एक्स्ट्रा देके। तो ये अंडर राइटर क्या करेगा, मुझसे 94 रुपीज का कमर्शियल पेपर ले जाएगा और मेरे बिहाफ पे 95 रुपीज का बेच देगा, राइट। अंडर राइटर को 1 रुपी का फायदा हो गया, मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे मिल गए, मुझे अपना टाइम मनी रिसोर्सेज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी बेचने में, ठीक है, मैं भी मुक्त, मुझे पैसा मिल गया, अंडर राइटर को प्रॉफिट मिल गया और मनी मार्केट में मेरा कमर्शियल पेपर आ गया, राइट। तो अंडर राइटर्स आर लाइक एक्सपर्ट्स इन डीलिंग विद सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। ये आपके बिहाफ पे प्राइमरी मार्केट में उतार देते हैं, आपके बिहाफ पे इशू कर देते हैं सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद कोई ए पर्सन प्राइमरी मार्केट से मेरा कमर्शियल पेपर ले लेगा, ए बी को कहीं बेचेगा, वो सेकेंडरी मार्केट है,
ठीक है, मेक सेंस? सो दीज आर कॉल्ड अंडर राइटिंग ऑपरेशंस। नाउ गवर्नमेंट की भी कोर कॉम्पिटेंसी कमर्शियल ट्रेजरी बिल बेचने में नहीं है, तो गवर्नमेंट को भी अंडर राइटर चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट के लिए अंडर राइटर का काम यही डीएफएचआई करता है। डीएफएचआई मार्केट प्लेस भी प्रोवाइड कर रहा है, अंडर राइटर भी है, और बिल डिस्काउंटिंग रीडिस्काउंटिंग की फैसिलिटी तो दे ही रहा है। क्यों? वो मार्केट प्लेस दे रहा है, वहीं पे तो बिल डिस्काउंट हो रहे हैं। रिमेंबर, डिस्काउंटिंग एंड रीडिस्काउंटिंग वो मार्केट प्लेस में ही होंगे, रीडिस्काउंटिंग सेकेंडरी मार्केट में होगा, है ना? करा है ना? जब ए बी को बेचता है तो रीडिस्काउंट करता है, वो सेकेंडरी मार्केट में, वो मार्केट प्लेस डीएफएचआई प्रोवाइड कर रहा है। तो डीएफएचआई अलाउ करता है मार्केट प्लेस, अंडर राइटिंग ऑपरेशंस के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और ओवरऑल ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जिससे मनी मार्केट फ्लरिश हो सके। राइट? मनी मार्केट फ्लरिश ना हो अगर मार्केट प्लेस ना हो, इसीलिए डीएफएचआई इज क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट। क्लियर? ये है डीएफएचआई। चलो अब फंक्शंस देख लेते हैं, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, और इसकी हिस्ट्री भी देख लेते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988 बाय आरबीआई एंड जॉइंटली ओन्ड बाय आरबीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो आरबीआई की ओनरशिप में था, जॉइंट ओनरशिप में, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने इकट्ठे मिलकर बनाया था। which have contributed to its paid up capital, मतलब उसको बनाने में जो पैसा लगा वो दिया इन्होंने। DFHI plays important role in developing an active secondary market in money market instruments। secondary market ना हो अगर DFHI ना हो, ठीक है? From 1996 onwards, it has been assigned the status of primary dealer। प्राइमरी मार्केट में भी ये है, प्राइमरी डीलर का भी इसे स्टेटस दिया है। It deals in treasury bills, commercial bills, certificate of deposits, commercial papers, short-term deposits, call money market, government securities, ये सारे money market instruments में deal करेगा DFHI। It is a specialized money market institution which was established in April 1988 with an objective to provide liquidity to money market instruments and develop secondary market। Again, money market में liquidity ना आए अगर market place ही ना हो, कहां बेचोगे खरीदोगे? तो वो ये प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस सच एज डिस्काउंटिंग यही होती है, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स सेकेंडरी मार्केट में ये करवाता है, सेल एंड अंडरराइट मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अंडरराइटिंग अब आपको पता चल गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कमर्शियल पेपर बेचने हैं, सेल करना है या अंडरराइट करना है, ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, प्रोमिसरी नोट्स एक्सेट्रा वगैरह। तो ये है आपका डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, और इसी के साथ आपका खत्म होता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या मनी मार्केट। आई होप आपको समझ आ गया हो। और अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो ट्रेजरी बिल्स पे जो यील्ड होती है और जो प्राइस होता है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है। यील्ड एंड प्राइस आर इनवर्सली रिलेटेड। सिमिलरली लिक्विडिटी एंड यील्ड आर इनवर्सली रिलेटेड। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है तो यील्ड कम है। तो अगर लिक्विडिटी ज्यादा होगी यील्ड कम होगी। सिमिलरली लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम होगी तो यील्ड बहुत ज्यादा ऑफर करनी पड़ेगी, है ना? तो यील्ड एंड प्राइस आर इनवर्सली रिलेटेड, यील्ड एंड लिक्विडिटी कंडीशंस इन द मार्केट आर आल्सो इनवर्सली रिलेटेड। और इस चीज को याद रखना, ये बहुत काम आएगा। आगे भी मैंने कुछ आपको ऐसा समझाना है, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, उसमें भी ये प्रिंसिपल काम आएगा, तो इसे याद रखना। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो जरूर पूछ लेना, ठीक है? तो इसी के साथ हमारा मनी मार्केट खत्म हो जाता है। और अब हम डिस्कस करते हैं, ब्रीफ में अभी डिस्कस करेंगे, बाकी उससे रिलेटेड डिटेल्स कल की क्लास में करेंगे। बट आज के लेक्चर में मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं टू कैपिटल मार्केट, ठीक है? फिर फाइनेंशियल मार्केट का जो पार्ट 2 है, मतलब कल का लेक्चर जो है, उसमें हम कैपिटल मार्केट को डिटेल में करेंगे और शेयर मार्केट वगैरह भी करेंगे। पर अभी आई शैल इंट्रोड्यूस यू टू कैपिटल मार्केट्स। नाउ मनी मार्केट आपको समझ आ गया, और आपको पता है कि मनी मार्केट कौन सी होती है? जहां 1 साल से कम पीरियड के लिए आपको फाइनेंस चाहिए। तो कैपिटल मार्केट बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, उसमें आपको 1 साल से ज्यादा पीरियड, 1 ईयर या 1 ईयर से ज्यादा, अगर 1 ही साल है तो भी कैपिटल मार्केट है, 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए पैसा दे रहे हो तो भी कैपिटल मार्केट है। तो मनी मार्केट डेल्ट विद शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स, बट इफ यू वांट फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स then you actually go towards capital market. ठीक है? So capital market is a financial market in which long term debt or equity backed securities are bought and sold. ठीक है?
जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, ट्रेजरी बिल्स तो मनी मार्केट में है, बट 1 साल से ज्यादा पीरियड वाले जो बॉन्ड्स हैं, चाहे गवर्नमेंट चाहे कॉर्पोरेट, वो कैपिटल मार्केट में आएंगे। जो कॉर्पोरेट शेयर्स बेचते हैं अपने, वो कैपिटल मार्केट पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि शेयर तो एक तरह से आप ओनरशिप ले रहे हो ना, तो आपने तो एक तरह से परमानेंटली पैसा दे दिया कंपनी को, तो ये तो आप एक साल से ज्यादा के लिए ही हो गया ये टाइम पीरियड, तो आपने एक चीज में ओनरशिप ले ली, तो वो कैपिटल मार्केट में होगा। Capital markets are defined as markets in which money is provided for periods longer than a year. Capital markets channel the wealth of savers to those who can put it to long-term productive use, such as companies and governments making long-term investments. ठीक है? Banks are regarded as financial intermediary. ये तो हम जानते ही है ना, banks financial intermediary between savers and investors, between people and the economy. What if this intermediary is removed and companies are allowed to directly raise money from the public? अगर इन intermediaries को हटा दो, क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कंपनीज डायरेक्टली लोगों से पैसा रेज कर ले? हो सकती है। और वो कौन प्रोवाइड करता है? कैपिटल मार्केट। कैसे? कंपनीज डायरेक्टली आपको शेयर्स बेच रही है, कंपनीज डायरेक्टली आपको बॉन्ड्स बेच रही हैं, आपसे डायरेक्टली बोरो कर रही हैं विदाउट बैंक्स, राइट? तो इसे हम कहते हैं, दिस इज नोन एज डिसइंटरमीडिएशन फैसिलिटी ऑफ कैपिटल मार्केट। देखो, कंपनीज को पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म, बैंक्स बीच में आते हैं, बैंक्स फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, बट कंपनीज अगर डायरेक्टली आपसे पैसा ले तो आपने फाइनेंशियल इंटरमीडियरी हटा दिया। एक तरह से कैपिटल मार्केट्स आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ डिसइंटरमीडिएशन, हटा ही दिया इंटरमीडियरी। ठीक है, सो डिसइंटरमीडिएशन फैसिलिटी बाय कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे आरबीआई भी रेगुलेट करती है, आरबीआई मनी मार्केट भी रेगुलेट करती है, कैपिटल मार्केट के भी कुछ एरियाज को रेगुलेट करती है, सेबी कुछ एरियाज को मनी मार्केट के रेगुलेट करती है, ज्यादातर एरियाज कैपिटल मार्केट के रेगुलेट करती है। आईआरडीए, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो भी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। आईआरडीए सिर्फ कैपिटल मार्केट के कुछ सेगमेंट को, इंश्योरेंस सेगमेंट को रेगुलेट करती है, और पेंशन का जो सेगमेंट है कैपिटल मार्केट का, उसे पीएफआरडीए रेगुलेट करती है। इन सारी रेगुलेटरी बॉडीज को करेंगे आगे, पहले कैपिटल मार्केट के बारे में कुछ और जानकारी ले लो आप। अच्छा, कैपिटल मार्केट्स को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो बहुत बारी। ठीक है, तो हम देखते हैं, बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं। कैपिटल मार्केट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू गिल्ट एज सिक्योरिटीज, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज। अब गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्या होती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू कर रही है, 5 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड, 2 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड, तो उसे हम गिल्ट एज सिक्योरिटीज कहेंगे। और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज, अगर कॉर्पोरेट्स बॉन्ड्स या शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज कहेंगे उसे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट, मतलब कैपिटल मार्केट को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे ना, एक गवर्नमेंट का सेगमेंट है, एक प्राइवेट का सेगमेंट है, तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी वो होगा। और प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट इधर भी होती हैं, और आपको पता चल गया प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट का। ठीक है, अच्छा, कैपिटल मार्केट्स को 2 और पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। आपको अब पता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का फर्क। अगर मेरी कंपनी है, मान लो रिलायंस, और मेरे को शेयर इशू करने हैं, मुझसे जो डायरेक्टली शेयर्स लेगा वो प्राइमरी मार्केट में है, पर मेरे शेयर्स आगे तीसरे इंसान को बेच रहा है, वो सेकेंडरी मार्केट है। क्लियर? सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में भी आप कैपिटल मार्केट को डिवाइड कर सकते हो। एक और क्लासिफिकेशन थी गिल्ट एज सिक्योरिटीज, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज। एक और क्लासिफिकेशन है कैपिटल मार्केट की। आप कैपिटल मार्केट को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, डेट मार्केट, इक्विटी मार्केट। डेट मार्केट क्या होगा? अगर कंपनीज बॉन्ड्स इशू कर रही हैं, तो बॉन्ड्स आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेट ओनली। मैंने बॉन्ड किसी को बेचा और मैंने लोन लिया, एक तरह से पैसा लिया है, जो जिस पे मैं इंटरेस्ट लगा के उन्हें दूंगा, तो ये तो हो गया डेट सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं, मैंने किसी को शेयर्स दे दिए अपनी कंपनी के और उसने मुझे पैसा दे दिया, अब मुझे वो पैसा इंटरेस्ट के साथ लौटाना थोड़ी है, वो मेरे पे डेट नहीं है, उसने मेरी कंपनी में पार्ट ओनरशिप ले ली है, शेयर जब मैंने बेचे हैं, राइट? तो वो होगा इक्विटी मार्केट। जब आप शेयर्स बेचते हो तो इक्विटी मार्केट में हो, जब आप बॉन्ड्स बेचते हो, ठीक है, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स भी हम देखेंगे क्या होता है, पर उसी के साथ ही है। तो जब आप बॉन्ड्स डिबेंचर्स बेचते हो तो आप डेट मार्केट में। सो कैपिटल मार्केट अगेन कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डेट मार्केट, इक्विटी मार्केट। ऑलराइट, चलो, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने कैपिटल मार्केट के बेसिक्स कर लिए, शुरुआत में आपको जो पता होना चाहिए कैपिटल मार्केट के बारे में, और हमने मनी मार्केट इन डिटेल कर लिया है।
कल के लेक्चर में हम ये सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल मार्केट करेंगे। जैसे आपने टर्म सुने होंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है, ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक इंडिसेस क्या होते हैं। ये सारी डिटेल्स कैपिटल मार्केट के बारे में हम करेंगे कल के लेक्चर में। Alright, so that's it from my side, guys. I hope you liked the lecture. आपको अच्छा लगा हो और आपके कई concepts clear हुए हो. So that's it from my side, guys. I'll see you next time with next lecture of financial market. Hi, अगर आपको ये lecture पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।